CH-114 नजदीकिया। आयशा के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर और उर्वशी के ताने देने पर वसुधा को एहसास हुआ कि आकर्ष और इधिका अभी तक एक दूसरे के करीब नहीं आए हैं। उन्होंने बातों की बातों में आकर्ष को इधिका के करीब जाने का कहा और उसे वह खाने खिलाए, जिसकी वजह से वह एनर्जेटिक फील करें। वसुधा ने जबरदस्ती इधिका और आकर्ष को कमरे में भेज दिया था। कमरे के अंदर आते ही आकर्ष को गर्मी महसूस होने लगी। ऐसे लग रहा था वसुधा ने कोई चाल चली है और उसके खाने में कुछ मिला दिया है। आकर्ष ना चाहते हुए भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था और जाने कि उसने इधिका को बेड पर हल्का सा धकेला और खुद उसके ऊपर आ गया था। इधिका आकर्ष को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अगले ही पल आकर्ष के होंठ इधिका के होठों पर थे। वह इधिका को काफी पैशनेटली किस कर रहा था। इधिका समझ नहीं पा रही थी आकर्ष ऐसा क्यों कर रहा है। उसने आकर्ष को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन पिछले कई दिनों से वह दोनों साथ रह रहे थे तो उनके बीच एक अनजाना सा रिश्ता बन गया। कुछ देर बाद इधिका ने आकर्ष को खुद से दूर करने के बजाय उसका साथ देने लगी। इधिका के हाथ आकर्ष के बालों में चल रहे थे तो वहीं आकर्ष के हाथ उसकी बैक पर थे। दोनों एक दूसरे में खोए हुए काफी डीपली किस कर रहे थे। किस करते हुए आकर्ष जब उसकी नेक पर आया तो इधिका अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने आकर्ष को अपने दोनों हाथों से पकड़कर दूर धकेला। एक पल के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा और आकर्ष तुरंत उससे दूर हो गया। इधिका जल्दी से उठकर बैठी। आकर्ष ने अपने सिर को पकड़ा और कहा, शायद मुझे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तभी थोड़ा बेहतर लगेगा। आकर्ष को कुछ समझ नहीं आया और वह जल्दी से बाथरूम के अंदर चला गया। वहीं इधिका के गाल भी लाल हो रहे थे। इशिता ने जल्दी से अपने पेंट के पॉकेट से एक दवाई निकाली और उसे लिया। उसे लेने के बाद इधिका को थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। इधिका ने एक नजर आईने की तरफ देखा तो उसके गाल लाल थे और आंखें हल्की नम थी। वह खुद को देख भी नहीं पा रही थी। उसकी गर्दन पर हल्का सा लाल निशान भी बन गया था। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने आकर्ष को रोकना बंद कैसे कर दिया और यकीन नहीं हो रहा कि उसकी करीबी मुझे अच्छी लग रही थी। इधिका ने अपने मन में कहा। लगभग 20 मिनट बाद आकर्ष बाथरूम से बाहर आया। उसने बाथरोब पहना हुआ था। बाहर आते ही आकर्ष ने सख्त आवाज में कहा, आई एम रियली सॉरी, डेट वाज नॉट मी। मैं शायद बहक गया था। क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, अचानक इधिका ने कहा और फिर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा। इसका कुछ और ही मतलब निकल रहा था। आकर्ष को अभी भी पूरी तरह राहत नहीं मिली थी। वह अंदर ही अंदर गर्मी महसूस कर रहा था। तभी इधिका ने बात बदलते हुए कहा, आपने कहा था कि आपको मिसेस सिंघानिया के बारे में कुछ पता चला है। हाँ, थोड़ा बहुत, आकर्ष धीरे से बोला। तुम जानती हो कि मेरे लिए दिल्ली जैसी जगह पर किसी इंसान के बारे में जानकारी हासिल करना आसान नहीं है। सिर्फ इतना ही पता चला है कि वह वहाँ की मर्चेंट फैमिली से है और उनकी फैमिली काफी सस्पिशियस है। वैसे मैंने अपने आदमियों को कह दिया है कि वह उनके बारे में और पता लगा ले। ठीक है, इधिका ने जवाब दिया। उसने बाहर की तरफ देखा तो वसुधा जा चुकी थी। इधिका ने आकर्ष की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, लगता है दादी सोने के लिए चली गई है। ठीक है, फिर तुम भी अपने कमरे में चली जाओ। मुझे नहीं लगता कि इस हालत में हमें एक साथ एक कमरे में रहना चाहिए। मुझे अभी भी ठीक महसूस नहीं हो रहा है, आकर्ष ने नजरें झुकाकर कहा। इधिका ने सिर हिलाया और बिना कुछ बोले कमरे के अंदर आ गई थी। रूम में आते ही वह बिस्तर पर लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। लगभग 10 मिनट बाद इधिका अचानक से उठकर बैठी और उसने अपने होठों को छुआ। उसकी आंखों में बार बार वही लम्हा आ रहा था जब आकर्ष ने उसे किस किया था।
इधिका ने अपने सिर पर हल्के से मारते हुए कहा, मैं क्यों सोच रही हूँ इस बारे में? सब कुछ काफी एक्सीडेंटल था। लगता है दादी ने मिस्टर राजवंश के खाने में कुछ मिला दिया था। वहीं कुछ ऐसा ही हाल आकर्ष का था। वह करवटें बदल रहा था और नींद उसे भी नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में इधिका का खूबसूरत चेहरा और वही प्यारी ग्रे आइज घूम रही थी। आकर्ष फिर से असहज महसूस करने लगा। उसने जल्दी से कंबल दूसरी तरफ किया और गहरी सांस लेकर कहा, बस कुछ घंटे की बात है। उसके बाद दवाई का असर उतर जाएगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैंने इस तरह से जबरदस्ती अपना फर्स्ट किस करने के बारे में तो कभी भी नहीं सोचा था। आकर्ष ने सोने की कोशिश की। कुछ ही देर में वह नींद के आगोश में था। अगली सुबह आकर्ष की आंख खुली तो एक्सरसाइज करके नहाने के बाद वह ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचा। इधिका वहां नहीं थी तो उसने राहत की सांस ली। कल रात के बाद वो उसे फेस भी नहीं करना चाहता था। वहीं इधिका को वहां ना देखकर वसुधा में तुरंत पूछा, मेरी बहू कहाँ है? आकर्ष एक पल रुका और फिर बोला, कल रात वो काफी थक गई थी। सोने में भी देर हो गई थी। उसे थोड़ा और सोने देते हैं दादी। आकर्ष की बातें सुनकर वसुधा के चेहरे पर चमक आ गई। आकर्ष उनकी इस खुशी का कारण समझ पा रहा था। आगे इस बारे में कोई बात नहीं हुई और नाश्ते के बाद आकर्ष ऑफिस चला गया था। वहीं जब इधिका उठी तो वसुधा का बर्ताव थोड़ा अजीब था। वसुधा ने जल्दी से इधिका को अपने साथ सोफे पर बैठाया और बोली, तुम्हारे पैरों और कमर में दर्द हो रहा होगा ना? मैं ऐसा करती हूँ कि किसी मसाज करने वाले की अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। तुम्हें थोड़ी देर और सो जाना चाहिए था। अच्छा बहू, अगर तुम ज्यादा थकी हुई हो तो फिर से जाकर सो सकती हो। कल की रात मुश्किल नहीं होगी ना तुम दोनों के लिए? वो लड़का भी थका हुआ लग रहा था, मानो ठीक से सोया ना हो। इधिका समझ रही थी कि वसुधा का इशारा किस तरफ है। उसने इधर-उधर देखा और तुरंत बात बदलते हुए कहा, दादी मिस्टर राजवंश कहाँ है? वह तो काम पर चला गया। मैंने उसे मना भी किया था, फिर भी चला गया। तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना कि कल रात तुम दोनों पहली बार एक दूसरे के करीब आए और अगली सुबह वो तुम्हें छोड़कर अपने काम पर चला गया? वसुधा ने सिर हिलाकर कहा। उनकी बातें बस इधिका को हैरान कर रही थी। उसे समझ नहीं आया कि वह वसुधा को क्या जवाब दे। तभी उन्हें बाहर काफी हलचल सुनाई दी। इधिका ने वसुधा की तरफ देखा और कहा, बाहर काफी शोर हो रहा है। दादी आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। इतना कहकर इधिका उठकर बाहर जाने लगी। उसने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि उससे पहले निवेदिता जल्दी से वहां आई और बोली, मिसेज राजवंश बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? कुछ हुआ है क्या? इधिका ने उसकी तरफ देखकर पूछा। जी, निवेदिता ने जवाब दिया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, जिससे साफ था खबर अच्छी नहीं थी। राजवंश फैमिली में जो भी होता था उससे वो अच्छे से वाकिफ थी। निवेदिता ने धीरे से कहा, आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली है मिसेज राजवंश। प्लीज खुद को स्ट्रांग रखिएगा। इधिका हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। आखिर ऐसा क्या हो गया था जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली थी? आगे क्या होगा जानने के लिए अभी पढ़िए अगला चैप्टर। CH 115 कुछ कहने की जरूरत नहीं। इधिका अगली सुबह वसुधा से बात कर रही थी, तभी अचानक बाहर शोरगुल की आवाज सुनाई दी। इधिका बाहर जाकर देखने लगी, तभी निवेदिता घबराई हालत में अंदर आई। निवेदिता कुछ बताने के बजाय इधिका को स्ट्रांग रहने का बोल रही थी, तो इधिका तो थोड़ा चिढ़कर कहा, सीधे सीधे बताओ निवेदिता, आखिर हुआ क्या है? निवेदिता ने धीमी आवाज में कहा, मैडम, वो एक्चुअली आज मिस्टर नक्श राजवंश और आयशा सिंघानिया ने शादी कर ली है। वह प्रेग्नेंट है तो बाहर नहीं रहेगी और अब से यहाँ पर रहने के लिए आ रही है। इधिका को किसी से बात करने का मौका भी नहीं मिला और उससे पहले ही आयशा शादी करके भी आ गई थी। आयशा वहां आ गई थी तो जरूर अब वह इधिका के लिए नई प्रॉब्लम जरूर खड़ी करने वाली थी। इधिका को भी समझ आ गया था कि निवेदिता उसे सावधान रहने को क्यों बोल रही थी। वही शादी की न्यूज सुनकर वसुधा ने बिना किसी भाव के कहा, क्या फर्क पड़ता है? राजवंश विला में हर हफ्ते नए हाउस हेल्पर्स अपॉइंट होते हैं।
निवेदिता ने सिर हिलाया और आगे कहा, एक और बात तो मैं बताना भूल ही गई थी। उर्वशी मैडम ने कहा है कि वो कुछ दिन घर की जिम्मेदारियों से आराम पाना चाहती है, तो उनका काम आयशा मैडम संभालेगी। उन्होंने कहा है कि आपको या मिस सिंघानिया को किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप आयशा मैडम को बोल सकते हैं। आयशा ने आते ही राजवंश फैमिली का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहा। यह सुनकर इदिका ने भौहें चढ़ाई। इदिका ने मन ही मन बड़बड़ा कर कहा, आयशा की मैनिपुलेशन पावर को मानना पड़ेगा। उर्वशी जैसी चालाक औरत उसकी बातों में आ गई और सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। वही पूरी बात सुनकर वसुधा ने सख्ती से कहा, मेरा काम करने के लिए तुम यहाँ हो और बाकी कुछ बड़ा करवाना होगा तो वो लड़का कर देगा। मुझे उस घर की नई बहू को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दादी आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर देखती हूँ, इदिका ने कहा और वहां से बाहर मेन विला की तरफ जाने लगी। इदिका कुछ आगे पहुंची थी कि उसे नक्श दिखाई दिया। आजकल नक्श को देखकर इदिका अनकंफर्टेबल होने लगती थी। उसे यकीन नहीं होता था कि यह वही शख्स था जो कभी उसका दोस्त था। इदिका उसे इग्नोर करके आगे जाना चाहती थी, लेकिन नक्श तुरंत उसके पास आया और भौहें चढ़ाकर बोला, यकीन नहीं होता इदिका सिंघानिया, तुम इस हद तक गिर सकती हो। शादीशुदा होने के बावजूद मेरे अंकल पर डोरे डाल रही हो। इदिका नक्श से उलझना नहीं चाहती थी। उसने नक्श की बात को अनसुना किया और आगे बढ़ने लगी। तभी उसके कुछ कदम बढ़ाने पर नक्श ने पीछे से कहा, क्या लगता है इदिका, मुझे जलाने के लिए यह सब हरकतें कुछ फायदा करेगी? बदला ले रही हो ना तुम मुझसे? इदिका ने गहरी सांस ली और नक्श की तरफ पलट कर बोली, और तुम्हें यह गलतफहमी क्यों है नक्श? तुमसे बदला लेने के लिए मुझे आकर्ष राजवंश के करीब जाने की कोई जरूरत नहीं है। खुद को इतनी भी इंपॉर्टेंस मत दो। पता ही था कि तुम इस बात से इनकार करोगी। शर्म तो तुम्हारे मुंह पर है नहीं, जो इतना सब कुछ करने के बावजूद अनजान बन रही हो। नक्श ने सख्त आवाज में कहा। उसने अपना मोबाइल निकाला और फिर इदिका की तरफ स्क्रीन करते हुए कहा, अब तुम यह कहोगी कि इस फोटो में तुम नहीं हो। इदिका उस फोटो को देखकर हैरान रह गई। वो कल रात की फोटो थी जब आकर्ष और इदिका बेड पर थे। हालांकि फोटो पर्दे के पीछे से ली गई थी तो इतनी साफ नहीं थी, पर इदिका जानती थी कि उस वक्त बेड पर आकर्ष और इदिका ही थे। इदिका ने गुस्से से नक्श की तरफ देखकर कहा, तुम्हें यह फोटो किसने भेजी नक्श? तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे हैं कि यह तस्वीर झूठी नहीं है। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे चाचू के नीचे क्या कर रही थी, मुझे इस बात से लेना देना भी नहीं है। पर क्या तुम्हारा पति जानता है कि इस वक्त तुम एक अमीर आदमी को बहला फुसलाकर उसकी जिंदगी में एक दूसरी औरत बनने की कोशिश कर रही हो? नक्श ने आंखें दिखाकर कहा। नक्श कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहा था, तो वही उसे इतने गुस्से में देखकर इदिका के चेहरे पर हंसी के भाव थे। उसने सिर हिलाकर कहा, अच्छा, क्या तुम जानते भी हो कि मेरा पति कौन है? नक्श ने जवाब में कहा, मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम्हारा पति कौन है। वो जो भी हो, यह कभी नहीं चाहेगा कि तुम किसी और के साथ अफेयर करो। तुम एक घर तोड़ने वाली लड़की बन रही हो। नक्श ने देखा कि इदिका पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो वो उसे उकसाने के लिए आगे बोला, मैंने तुम्हें एक अच्छी लड़की समझा था, लेकिन तुम भी अपनी माँ की तरह निकली ना। उन्होंने सिंघानिया फैमिली को बर्बाद कर दिया और तुम मेरे चाचू के पीछे पड़ी हो। लगता है यह सब चीजें तुम्हें विरासत में मिली है। इदिका सिंघानिया, तुम्हें जो सोचना है सोचते रहो, किसे फर्क पड़ता है? इदिका ने बेपरवाही से कंधे उचकाकर कहा। इदिका वहां से जाने को हुई, तभी नक्श ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम मेरे चाचा का पीछा छोड़ दो। और किस हक से तुम मुझ पर इतना हक जमा रहे हो नक्श राजवंश? इदिका ने जवाब दिया। नक्श और इदिका एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी आयशा ने उन्हें साथ में देख लिया। आयशा थोड़ा दूर से ही जोर से चिल्लाकर बोली, इदिका, तुम मेरे पति के साथ क्या कर रही हो? आयशा ने जानबूझकर चिल्लाकर कहा था ताकि आसपास काम कर रहे हाउस हेल्पर्स का ध्यान उनकी तरफ जाए। उन सब ने देखा नक्श ने इदिका का हाथ अभी तक पकड़ा हुआ था। आयशा उनकी तरफ बढ़ते हुए तेज आवाज में बोली, तुम जानती हो ना, नक्श हमेशा से मुझसे प्यार करता है। अब जब तुम्हें मिस्टर आकर्ष राजवंश के साथ रहना है तो तुम नक्श का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? कम से कम मेरी शादी तो बख्श दो। आयशा इदिका पर इल्जाम लगा रही थी। इदिका ने इधर उधर देखा तो सब उसे देखकर फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। वास्तव में वो सब इदिका के बारे में ही बात कर रहे थे। वो सब यही कह रहे थे कि इदिका नक्श को फंसाने की कोशिश कर रही है, तो कोई आकर्ष और उसके रिश्ते को लेकर सवाल खड़ा कर रहा था। नक्श ने इदिका को जो फोटो दिखाई थी वो सब पहले ही देख चुके थे। वो इदिका को उस लड़की के तौर पर देख रहे थे जो आदमियों को अपने पीछे घुमाती है। उन सब की बातें सुनकर इदिका ने अपने मन में कहा, इसका मतलब कल रात दादी ने आकर्ष के खाने में कुछ नहीं मिलाया था। दादी ऐसा कर ही नहीं सकती। ठीक है, वो हम दोनों को साथ लाने के लिए कोशिश करती रहती है, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकती। जरूर यह किसी और का काम है, जिन्होंने यह जानबूझकर किया है। इदिका को समझ नहीं आया कि आकर्ष के खिलाफ यह साजिश कर कौन रहा था, आयशा या उर्वशी। इदिका ने गहरी सांस ली और अपना हाथ नक्श के हाथ से अलग करके कहा, सबको सच बताओ नक्श, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? यहाँ कोई भी उल्टी सीधी हरकत की? इदिका ने काफी आराम से नक्श से बात की थी और यह काफी वक्त बाद हुआ था। नक्श को वही पुराना वक्त याद आ गया और वो तुरंत ना में सिर हिलाकर बोला, नहीं। इदिका आयशा को जवाब देने ही वाली थी कि तभी आयशा ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर कहा, अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम नक्श के पीछे नहीं आई तो नक्श तुम्हारे पीछे आया था क्या? बहुत हो गया, मैं बड़ी दादी से बात करने के लिए जा रही हूँ। वो तुम्हें इस तरह इस घर में नहीं रख सकती हैं। उनके सामने तुम्हारा असली चेहरा आना जरूरी है, तभी वो तुम्हें इस घर से निकालेगी। आयशा की बात सुनकर नक्श के चेहरे पर चमक आ गई। अगर इदिका को इस घर से बाहर निकाल दिया जाता तो उसके और आकर्ष के बीच सारे रिश्ते टूटने वाले थे और ऐसे में नक्श फिर से उसे अपने पास आने के लिए मजबूर कर सकता था। नक्श ने अचानक ही तेज और सख्त आवाज में कहा, देखो इदिका, यह तुम सही नहीं कर रही हो। अगर चाचू और तुम्हारे बीच में कुछ है तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो?
क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैंने और आयशा ने शादी कर ली है? अब मैं आयशा के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। इथिका कुछ कह पाती उससे पहले आयशा उसका हाथ पकड़कर उसे वसुधा के विला में ले जाने लगी। नक्श भी वहां पर आ रहा था। आयशा ने तेज आवाज में कहा, कोई बात नहीं नक्श, आज इसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा कि यह कैसे दादी की बीमारी का बहाना बनाकर इस घर की बहू बनकर बैठी है। इसे तो इतनी भी शर्म नहीं आई कि अगर दादी गलत समझ रही है तो उनकी गलतफहमी को दूर करें, उल्टा यह तो चाचू के बेड तक पहुंच गई। बेहतर यही होगा इथिका कि तुम खुद ही दादी को सब सच बता दो, वरना तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा पाएगा, नक्श ने कहा। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर वसुधा निवेदिता के साथ बाहर आई। उन्होंने देखा नक्श और आयशा उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। वसुधा ने तुरंत नक्श पर चिल्लाते हुए कहा, सोच समझ कर बात करो लड़के, यह तुम्हारे चाचा की पत्नी है और रिश्ते में तुम्हारी चाची लगती है। क्या तुम्हें रिश्तों का जरा भी लिहाज नहीं है? दादी आपको गलतफहमी हुई है, यह मेरी आंटी नहीं है, नक्श ने सख्ती से जवाब दिया। अच्छा तो अब तुम मुझे बताओगे क्या सच है और क्या नहीं? यही तुम्हारी आंटी है, वसुधा गुस्से में उस पर चिल्लाकर बोली। फिर उसने निवेदिता की तरफ देखकर कहा, उस लड़के को फोन करो और अभी यहाँ बुलाओ, उसे कहो कि उसकी पत्नी को यह लोग परेशान कर रहे हैं। निवेदिता ने उसकी बात पर हामी भरी और एक तरफ जाकर जैसे ही अपना मोबाइल निकाला, नक्श ने उसके हाथ से मोबाइल छीनते हुए कहा, मिस निवेदिता आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, शाम को जब चाचू घर आएंगे तो मैं उन्हें सब समझा दूंगा। अभी इस लड़की को यहाँ से निकलना ज्यादा जरूरी है। इसकी वजह से राजवंश फैमिली की इज्जत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आप मिस सिंघानिया को ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, वो मिस्टर आकाश और दादी की मेहमान है। आपको मिस्टर आकाश के आने का इंतजार करना चाहिए और तभी कोई फैसला लेना चाहिए। हम उनके मेहमान को इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकते हैं, निवेदिता ने सख्ती से जवाब दिया। वो कोई मेहमान नहीं है चाचू, और इसकी फोटो पहले ही सब लोगों ने देख ली है। कंपनी की इमेज और स्टॉक्स पर इन सब चीजों का बहुत असर होता है। तुम पूरा मामला मुझे संभालने दो और बीच में मत बोलो, नक्श ने उसे डांटते हुए कहा। नक्श की बातें सुनकर वसुधा का गुस्सा अब बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो जोर से चिल्लाकर बोली, जब मैंने तुम्हें कह दिया कि यह तुम्हारे चाचा की पत्नी है, फिर तुम इसके साथ ऐसा बर्ताव कर कैसे सकते हो? नक्श वसुधा के आगे कुछ बोल नहीं पाया। तभी उर्वशी अंदर आई। उसे पूरे मामले के बारे में पता चल गया था। उसने आंखों ही आंखों में आयशा को इशारा किया। इसी के साथ आयशा और उर्वशी ने जाकर वसुधा के एक एक हाथ को जबरदस्ती पकड़ लिया था। आयशा ने वसुधा को जबरदस्ती खींचते हुए कहा, दादी यहाँ बहुत ठंड है, आपको कमरे में चलकर आराम करना चाहिए। वसुधा की तबीयत के बारे में उर्वशी जानती थी, इसलिए वो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती थी, लेकिन आयशा तो वसुधा से नफरत करती थी। आखिर उन्हीं की वजह से इथिका इस घर में रह रही थी और उसको उससे ज्यादा इज्जत मिल रही थी। आयशा ने बिना सोचे समझे सख्ती दिखाते हुए वसुधा का हाथ बिल्कुल कसकर पकड़ लिया, जिससे वो जोर से चिल्लाकर बोली, तुमने अभी अभी मेरा हाथ दबाया, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? दादी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आपका हाथ मैंने बहुत प्यार से पकड़ रखा है, आयशा ने अनजान बनते हुए कहा। बाकी लोग इस बात की तरफ ध्यान ना दें, लेकिन इथिका इग्नोर नहीं कर सकती थी। वो तुरंत वसुधा के पास आई और आयशा का हाथ उनके हाथ से अलग किया। उसने देखा वसुधा की बुढ़ी चमड़ी पर आयशा के कसकर दबाने की वजह से नीले निशान पड़ गए थे। इथिका ने कुछ नहीं सोचा और आयशा की तरफ देखकर उसके गाल पर एक कसकर तमाचा लगा दिया। आयशा का चेहरा दूसरी तरफ झुका हुआ था। यह दूसरी बार हुआ था जब इथिका ने सबके सामने आयशा को थप्पड़ लगाया था। इससे पहले यूनिवर्सिटी में भी उसने उसे मारा था। आयशा कुछ कदम लड़खड़ाते हुए जानबूझकर जमीन पर गिर गई और अपना पेट पकड़कर बोली, इथिका यह तुम क्या कर रही हो? मेरा बच्चा डॉट। नक्श जल्दी से दौड़कर आयशा के पास गया। उसे यही लगता था कि यह बच्चा उसका है, क्योंकि उसने आयशा के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए थे। आयशा को संभालते हुए नक्श ने इथिका की तरफ देखकर तेज आवाज में कहा, इथिका तुम ठीक तरीके से बात नहीं कर सकती? हर बार तुम्हें मारपीट करनी जरूरी होती है क्या? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? इथिका ने नक्श की बात को पूरी तरह इग्नोर किया और वसुधा से कहा, दादी आप ठीक है ना? हाँ बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह तो मेरा हाथ ही तोड़ना चाहती थी, वसुधा ने जवाब दिया। अचानक नक्श फिर से इथिका की तरफ बढ़ने लगा। इथिका ने उसकी तरफ सख्त निगाहों से देखा तो नक्श के कदम वहीं पर रुक गए थे। वो कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन उसने आसपास खड़े सिक्योरिटी गार्ड से तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, तुम सब लोग यहाँ खड़े होकर देख कर रहे हो? चुपचाप इस लड़की को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालो। इथिका भी अब हरकत में आ गई थी। उसने तेज आवाज में कहा, मैं भी देखती हूँ कि कौन हिम्मत करता है। तुम लोगों को यकीन नहीं है ना कि मैं ही आकाश की पत्नी हूँ, और दादी की बात भी तुम लोग नहीं सुन रहे हो तो ठीक है, आकाश को बुला लो। अगर किसी ने भी दादी के साथ कुछ भी किया तो फिर आकाश तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। आज इथिका ने बिना डरे सबके सामने यह कह दिया था कि हाँ वही आकाश की पत्नी है, और किसी की हिम्मत है तो वो उसे हाथ भी लगा कर दिखा दे, क्योंकि आकाश के होते हुए पूरे राजवंश विला में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इथिका और दादी के साथ कुछ कर सके। वही नक्श, आयशा और उर्वशी हैरानी से इथिका को देखने लगे। उसने अभी अभी खुद को आकाश की पत्नी बताया था। आगे क्या होगा जानने के लिए अभी पढ़िए अगला चैप्टर। CH 116 झूठी बातें मुझे मत कहो। आयशा और नक्श की शादी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आयशा पहले ही पूरी साजिश करके उस घर में आई थी और आते ही उसका पहला काम इथिका को घर से बाहर निकालना था। आयशा ने इथिका और नक्श को बातें करते देखा और उसने इस बात का अच्छा खासा तमाशा बना दिया था। वो इथिका को जबरदस्ती वसुधा के पास लेकर गई और उसे घर से निकलवाने की जिद करने लगी। इन सब के चक्कर में आयशा ने वसुधा को भी हर्ट किया। मामला अब इतना बढ़ गया था कि वसुधा के विला में इथिका बाहर के आंगन में अकेली खड़ी थी और उसके आसपास पूरी राजवंश फैमिली और सिक्योरिटी गार्ड थे।
नक्श उन सिक्योरिटी गार्ड्स पर प्रेशर डाल रहा था कि वो इदिका को धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दें। इदिका ने एक बार फिर से तेज आवाज में कहा, मैं आप सबको पहले ही अवेयर कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन इन सब की वजह से दादी की तबीयत खराब हुई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। वहां खड़ा हर एक शख्स जानता था कि आकर्ष के लिए वसुधा क्या मायने रखती है, और इदिका के उन शब्दों ने भी काम किया। वो सब उसे घेरकर अपनी जगह पर खड़े तो थे, पर उनमें से किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ी कि वो इदिका की तरफ एक कदम भी उठा सके। उन सबको वहीं पर खड़े देखकर उर्वशी ने आगे आकर कहा, तुम्हें इतना तो पता है ना कि दादी की तबीयत किस हद तक खराब रहती है, और डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस से दूर रहने के लिए कहा है। ये लड़की उन्हें परेशान कर रही है, क्या अब भी तुम इसे बाहर नहीं निकालोगे? इतना सब कुछ कहने के बाद भी गार्ड्स अपनी जगह पर खड़े थे। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो आकर्ष के खिलाफ जाकर कुछ करें, क्योंकि उन्होंने आकर्ष को अपनी आंखों से देखा था। जब वो घर वापस लौटा था तो एक बार वह उर्वशी ने बदला लेने के लिए वो सभी फूड आइटम्स उसके लिए डिनर में बनवाए थे, जिससे उसे एलर्जी थी। बदले में आकर्ष ने पूरे किचन स्टाफ को काम से हटवाकर किचन ही तोड़ दिया था। आज तक उस किचन स्टाफ को कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी, और ऑफिस में भी यही हाल था। जो उसकी बात नहीं मानता वो उसे काम से निकाल देता था। उर्वशी समझ गई थी कि उसके धमकाए बिना गार्ड्स कुछ नहीं करेंगे। उसने चिल्लाकर कहा, अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम सबको काम से निकाल दूंगी। रही बात आकर्ष की, तो जब वो आएगा तो मैं उसे समझा दूंगी, वो तुम में से किसी को कुछ नहीं करेगा। उर्वशी के सहारे गार्ड थोड़ा आगे आए थे और उन्होंने वसुधा और इदिका को घेर लिया था। हालांकि वसुधा की वजह से अभी भी वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। आयशा ने सब कुछ समझा और फिर इदिका से कहा, अब तुम्हें दादी की फिक्र नहीं हो रही कि इन सब की वजह से उनकी तबीयत पर क्या असर पड़ेगा? खुद के साथ साथ इन्हें भी परेशान कर रही हो, वो भी बेवजह। आयशा का कहना भी सही था। इदिका ने वसुधा से कहा, दादी इन सबसे मैं निपट लूंगी, आपको अंदर जाकर आराम करना चाहिए। बोलते हुए उसने निवेदिता की तरफ देखकर कहा, मिस निवेदिता, प्लीज आप दादी को कमरे में लेकर जाइए। निवेदिता घेरे के अंदर आई। उसने वसुधा को अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन वसुधा ने इदिका का हाथ पकड़ लिया था। उन्होंने कहा, मैं अपनी बहू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। निवेदिता ने वसुधा को समझाते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, दादी प्लीज बाहर चलिए, मेरा फोन इन लोगों ने ले लिया है। हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तभी लैंडलाइन से मिस्टर राजवंश को कॉल करके सब बता पाएंगे। वसुधा सब समझ गई थी और उन्होंने निवेदिता के साथ जाने के लिए हाँ कह दिया। जाने से पहले निवेदिता ने इदिका से बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, मिस सिंघानिया, यहाँ सब कुछ आपके खिलाफ है, तो एक समझदार इंसान तब तक लड़ाई नहीं करता जब तक मामला उसके पक्ष में ना हो। बातों ही बातों में निवेदिता इदिका को सावधान रहने का कह रही थी। इदिका ने उसकी बात पर बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। वसुधा के हटते ही आयशा के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। गार्ड उसकी तरफ बढ़ रहे थे। नक्श कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो इदिका के साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकता था। उसने तेज आवाज में कहा, इदिका अभी भी टाइम है, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना ये लोग तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेंगे। मुझे तुमसे किसी तरह की बेवकूफी की उम्मीद नहीं है। नक्श इदिका की फिक्र कर रहा था। ये देखकर आयशा की जलन की कोई सीमा नहीं रही। वो सिर हिलाकर बोली, इदिका प्लीज नक्श की बात को समझो, मैं तुम्हारे पति को जॉब दिलाने में हेल्प करूंगी। तुम्हारे पास रहने को घर नहीं है तो तुम सिंघानिया हाउस में रह सकती हो, पर राजवंश फैमिली से चली जाओ। क्या सच में? इदिका ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो मुझे यहाँ इस अनजान घर में भी सहन नहीं कर पा रही हो, तो फिर अपने घर में कैसे सहन करोगी? तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे किसी और प्लेनेट में भेज दो, तो ये झूठी बातें मुझे मत कहो। आयशा कुछ देर के लिए शांत हो गई, क्योंकि ये सच भी था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, यहाँ रुकने का क्या फायदा है? तुम खुद कंफ्यूज हो, कभी तुम आकर्ष चाचू के पास जाती हो तो कभी नक्श के पास आ जाती हो। तुम्हारा खुद का पति भी है जिसकी तरफ तुमने ध्यान तक नहीं दिया होगा। तुम्हारी इन हरकतों से नक्श तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, और तुम सबको अपने इशारों पर नचाना बंद करो। अगर आकर्ष मुझसे इंप्रेस होता तो मुझे नक्श के पास जाने की क्या जरूरत है? जो मैं कभी आकर्ष के पास तो कभी नक्श के पास जाऊंगी। दोनों के बीच कोई कंपैरिजन नहीं है, तुम भी अच्छे से जानती हो। इदिका ने सिर हिलाकर कहा। बातों ही बातों में वो नक्श की इंसल्ट कर रही थी। उर्वशी ने बीच में ही चिल्लाकर कहा, मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? मेरा बेटा दिखने में आकर्ष से अच्छा नहीं दिखता है क्या? बोलते हुए उसने नक्श की तरफ देखा। नक्श दिखने में हैंडसम था, पर हाँ ये भी सच था कि आकर्ष के पास खड़े होने पर आकर्ष के आगे वो कुछ भी नहीं था, ना ही लुक्स में और ना ही बाकी कैपेबिलिटीज में। इदिका ने तुरंत ही बात को बदलते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब है नॉलेज के मामले डॉट। बोलते हुए इदिका रुक गई थी। वो भी जानती थी कि नक्श एक अच्छा स्टूडेंट था और हमेशा आगे रहता था। उसका ये बहाना यहाँ कोई काम नहीं आने वाला था। उर्वशी तुरंत इदिका के पास जाकर बोली, मेरा बेटा हर तरीके से आकर्ष से अच्छा है और उम्र में भी उससे कम है। उसे अपने से बड़ों का सम्मान करना आता है, ना कि आकर्ष की तरह वो एक घमंडी इंसान है। उर्वशी का साथ देते हुए आयशा ने कहा, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। नक्श हर तरीके से बेहतर है, तभी तुम उसके आगे पीछे घूमती रहती हो। तुम हम दोनों को अलग करना चाहती हो ना? बिल्कुल नहीं, इदिका ने सिर हिलाकर बेपरवाही से कहा, मैं तो तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि चाहे ये कितना भी बुरा क्यों ना हो, इसे तलाक मत देना और हमेशा इसी के साथ रहना ताकि ये मेरे पीछे ना आए। उर्वशी से ये सब बातें बर्दाश्त नहीं हुई। वो गार्ड की तरफ देखकर बोली, इससे बातें करने का और उलझने का कोई फायदा नहीं है। अब वक्त सबक सिखाने का है। ये सीधे सीधे यहाँ से निकलती है तो ठीक है, वरना मारपीट कर जैसे भी निकाल सकते हो, इसे यहाँ से बाहर निकालो। उर्वशी का इशारा पाते ही गार्ड्स इदिका की तरफ बढ़ने लगे।
नक्श उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही आयशा ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, अगर तुम चाहते हो कि आकाश चाचू और रिधिका के बीच में कभी कुछ ना हो तो फिलहाल के लिए कुछ मत बोलना। नक्श ने सिर हिलाया। आयशा उसके इमोशंस का अच्छे से फायदा उठा रही थी, तो वही सिक्योरिटी गार्ड्स रिधिका पर हमला करने के लिए तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ आकाश इस वक्त एक मीटिंग में था, जब उसे वसुधा का कॉल आया। कॉल पर बात करते ही उसने बीच मीटिंग में ही पृथ्वी से कहा, अभी इसी वक्त गाड़ी निकालो, मुझे घर जाना है। आकाश ने मीटिंग बीच में रोकने का कोई बहाना नहीं तक बताया और सीधा वहां से जाने लगा। मीटिंग में मौजूद बाकी लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। पृथ्वी भी घबरा गया था और वो जल्दी से गाड़ी निकालने के लिए ड्राइवर को कॉल करने लगा। वो लोग आपस में अलग अलग अंदाजे लगा रहे थे। उनके हिसाब से शायद वसुधा की तबीयत खराब हो रही थी, तो किसी को ये लगता था कि जल्द ही आकाश की पत्नी वापस आने वाली है। आकाश ने उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो जल्दी से नीचे पार्किंग एरिया में पहुंचा। उसने ड्राइवर पर चिल्लाते हुए कहा, बाहर निकलो। सर, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आप कहीं जा रहे हो? ड्राइवर ने घबराते हुए पूछा। आकाश के पास इतना टाइम नहीं था कि वो रुककर उसके सवालों के जवाब दे सके। वो तुरंत ड्राइवर की जगह पर बैठा और गाड़ी लेकर राजवंश विला जाने के लिए निकल गया। इस वक्त उसकी गाड़ी की स्पीड बिल्कुल हाई थी। आकाश उस गाड़ी को ऐसे चला रहा था जैसे कोई स्पोर्ट्स कार हो। तो वहीं पृथ्वी नीचे पहुंचा। उसने गार्ड्स से कहा, आप लोग यहाँ खड़े होकर क्या सोच रहे हो? जल्दी से उस गाड़ी का पीछा करो। कुछ ही देर में आकाश राजवंश विला पहुंच चुका था और उसने अपनी गाड़ी पार्किंग एरिया तक में नहीं रोकी थी। वो सीधा अपनी गाड़ी को वसुधा के विला की तरफ लेकर जा रहा था, जहां पार्किंग करना मना था। आकाश जल्दी से गाड़ी से बाहर उतरा तो उसे चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके चेहरे के भाव सर्द थे और उसके दिल में इस वक्त यही चल रहा था कि वो इदिका को बुरे हाल में देखेगा। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा तो उसने देखा इदिका आंगन के बीचों बीच तीखी निगाहों से खड़ी जमीन पर गिरे सिक्योरिटी गार्ड को देख रही थी। आकाश के चेहरे पर हैरानी के भाव थे और उससे भी ज्यादा हैरान आयशा और नक्श थे। नक्श को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इदिका फाइट में इतनी अच्छी हो सकती है, और ना ही आयशा ने इस बारे सोचा था। सिंघानिया मेंशन में बचपन में वो हमेशा डरी हुई रहती थी और मार खाती थी। उसे नहीं पता था कि बड़ी होने के बाद इदिका इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि वो 5 सिक्योरिटी गार्ड के साथ फाइट करके उन्हें धूल चटा सकती थी। आयशा ने नक्श की आंखों में इदिका के लिए इमोशन देखे, मानो आंखों ही आंखों में वो उसकी तारीफ कर रहा हो, तो ये आयशा से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो चिल्लाकर बोली, ये इस तरह मेरे घर में मारपीट नहीं कर सकती है, अभी के अभी पुलिस को बुलाओ। आयशा की तेज आवाज सुनकर मानो उर्वशी होश में आ गई हो, जो इदिका को इस तरह मारपीट करते हुए देखकर डरकर कुछ कदम पीछे हो गई थी। उसने तुरंत बौखलाते हुए कहा, आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं अभी पुलिस को कॉल कर रही हूँ। उन्हें जवाब देना कि क्या सोचकर तुमने ये सब किया। उर्वशी अपना मोबाइल निकालकर कॉल करने ही वाली थी कि किसी ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। वो इदिका थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपने थोड़ी देर पहले निवेदिता को कॉल नहीं करने दिया था, तो आपको क्या लगता है मैं आपको पुलिस को कॉल करने दूंगी? इदिका का ये रूप देखकर उर्वशी घबरा गई। वो कुछ कदम पीछे हटी और एक कैबिनेट से टकराकर गिर गई थी। उर्वशी ने तेज सांसें लेते हुए बाहर की तरफ देखा तो उसे आकाश दिखाई दिया। इस वक्त वो उसे किसी फरिश्ते की तरह लग रहा था, जिसने उन सबको इदिका से बचा लिया था। उर्वशी ने जल्दी से कहा, आकाश अच्छा हुआ तुम आ गए, देखो ये लड़की पागल हो गई है और कैसी अजीब हरकतें कर रही है, इसका बस चले तो ये यहाँ सबकी जान ले ले। इदिका की नजर आकाश से मिली। उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था, मानो अगर कोई इस वक्त उसे रोकने की कोशिश करेगा तो वो उन सबको मार देगी। इदिका के साथ यही होता था, जब उसे गुस्सा आता था तो वो इतनी आसानी से शांत नहीं होता था। आकाश जल्दी से इदिका के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में बोला, तुम्हें यहाँ ये सब करने की क्या जरूरत थी? आकाश के शब्दों ने इदिका को हैरानी में डाल दिया था। मौके का फायदा उठाते हुए आयशा ने जल्दी से कहा, हाँ चाचू, हम भी इसे यही समझ रहे थे कि आराम से बात करते हैं, लेकिन ये मारपीट पर उतर आई। इसने तो दादी की तबीयत की भी परवाह नहीं की। उर्वशी भी तुरंत बोली, ये सही कह रही है आकाश, तुम्हें इसे कंट्रोल में रखना चाहिए। ये तुम्हारी मेहमान है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ काम करने वाले लोगों पर हाथ उठाएगी। एक इज्जतदार और सभ्य लड़की ऐसा कभी नहीं करेगी। वो सब आकाश का तेवर देखकर उसे इदिका के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे थे, तो वही नक्श की निगाहें आकाश के हाथ पर टिकी हुई थी, जिसने अभी भी इदिका का हाथ पूरे हक से पकड़ रखा था। अगर नक्श यही करता तो इदिका उसका हाथ झटक कर दूर कर देती, लेकिन इदिका ने आकाश को कुछ नहीं कहा। ये सब उसके दिल में और जलन पैदा कर रहा था। वही इदिका ने उन सब की बातों का जवाब देने के बजाय आकाश की आंखों में देखकर धीरे से कहा, क्या तुम्हें भी बाकी लोगों की तरह ये लगता है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल सही तो कह रहे हैं ये लोग कि तुम्हें मारपीट करने की क्या जरूरत थी। तुम्हें आइडिया भी है इसके बाद क्या हो सकता है। ये मेरा घर है मिस सिंघानिया, कोई रेसलिंग ग्राउंड नहीं, जो तुमने फाइट करनी शुरू कर दी, आकाश ने अपनी इंटेंस वॉइस में कहा। इदिका हैरानी से आकाश को देख रही थी। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि आकाश उन लोगों का साथ देगा। आगे क्या होगा जानने के लिए अभी पढ़िए अगला चैप्टर। CH 117 माई अननोन हस्बैंड। इदिका को बाहर निकालने के लिए उर्वशी, आयशा और नक्श पूरी कोशिश कर रहे थे। नक्श और उर्वशी के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए गार्ड्स ने इदिका पर हमला बोलने की कोशिश की, लेकिन इदिका ने उन सबको धराशायी कर दिया था। उर्वशी और इदिका के बीच बहस हो रही थी। ठीक उसी वक्त उनके बीच आकाश वहां पर पहुंचा। उसने वहां गार्ड्स की खराब हालत देखी तो उर्वशी और आयशा ने आकाश को इदिका के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। इदिका को हैरानी तब हुई जब आकाश ने भी उनका साथ देते हुए यह कहा कि उसे यह सब करने की क्या जरूरत थी। इदिका ने धीरे से कहा, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत नहीं किया,
लेकिन मुझे लगता है तुमने यह सब करके गलत किया, आकर्ष ने जवाब दिया और फिर इथिका की कलाई को पकड़ते हुए उसके हाथ पर लगी हल्की सी चोट को छूते हुए इंटेंस वॉइस में कहा, देखा, इन सब से तुम्हें चोट लग गई है। तुम जानती हो ना कि तुम एनीमिक हो और तुम्हारे लिए खून की हर एक बूंद कीमती है। अगर कुछ हो जाता तो तुम्हारी तबीयत फिर से बिगड़ जाती। आकर्ष ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो इथिका की कुछ ज्यादा ही परवाह कर रहा था। आकर्ष की बातें सुनकर इथिका का गुस्सा पल में गायब हो गया, तो वहीं उर्वशी और आयशा के दिल पर इस वक्त छुरियां चल रही थी। आकर्ष ने अभी तक इथिका का हाथ पकड़ा हुआ था। उसने ऊपर देखा और गुस्से में तेज आवाज में कहा, मिस निवेदिता, अभी के अभी फैमिली डॉक्टर को यहाँ बुलाइए। मिस सिंघानिया के हाथ पर चोट लगी है, उन्हें इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है। निवेदिता जल्दी से गई और डॉक्टर को लेकर आई। जिस तरह से डॉक्टर को बुलाया गया था उससे डॉक्टर भी थोड़ा परेशान था। उसने इथिका की तरफ देखकर जल्दी से पूछा, मिस सिंघानिया, आपको ज्यादा चोट आई है क्या? जल्दी बताइए, इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। इथिका को इस वक्त थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी। उसने अपना हाथ आगे किया तो वहां हल्का सा कट लगा हुआ था, जिससे आने वाला खून भी सूख चुका था। डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, जहां तक मुझे याद है, मुझे आने में इतनी देर भी नहीं हुई कि यह चोट अपने आप ठीक हो गई। ट्रीटमेंट कीजिए डॉक्टर, आकर्ष ने सख्त आवाज में कहा। डॉक्टर उसके सामने कुछ कह भी नहीं करता था। उसने इथिका की चोट को क्लीन किया और फिर उस पर एक बैंडेज लगा दिया था। आकर्ष का इतना नर्म मिजाज उन लोगों ने पहली बार देखा था। वो सब चुपचाप उनको देख रहे थे, तो अचानक उर्वशी को होश आया, तो वो बौखलाकर बोली, आकर्ष, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है इस लड़की ने क्या किया है? आकर्ष ने सख्ती से उर्वशी की तरफ देखकर कहा, मिस सिंघानिया का नेचर काफी सॉफ्ट है और वो बिना वजह कुछ भी नहीं करती है। जरूर आपने ही ऐसा वैसा कुछ किया होगा। उर्वशी जवाब में कुछ नहीं कह पाई, लेकिन आयशा कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने झट से कहा, मैं बताती हूँ चाचू, इसने क्या किया था। यह नक्श को परेशान कर रही थी। इसका समझ नहीं आता, कभी यह आपके पास आती है तो कभी नक्श के पास चली जाती है। हम नहीं चाहते थे कि इसकी वजह से राजवंश फैमिली का नाम खराब हो, तो बस हम इसे यहाँ से निकालना चाहते थे। आकर्ष ने सिर हिलाया और कहा, रियली? वैसे तो सिक्योरिटी के लिए इस घर के जरूरी एरिया में कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए मैंने दादी के विला के बाहर भी कुछ कैमरा इंस्टॉल करवाए थे। बोलते हुए आकर्ष ने नक्श की तरफ देखकर कहा, चलिए साथ में सीसीटीवी फुटेज देख लेंगे और पता चल जाएगा कि कौन किसको परेशान कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उससे बात करने के लिए उसके पास गया था। नक्श ने तुरंत अपनी सफाई देते हुए कहा। गलती नक्श की ही थी क्योंकि वो पहले इथिका से बात करने के लिए गया था। उर्वशी ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, आकर्ष, यह सब हमने इसलिए करने का सोचा क्योंकि कुछ टाइम बाद तुम्हारी पत्नी यहाँ आ जाएगी। वो एक अनजान लड़की को यहाँ इस तरह तुम्हारी पत्नी बने हुए देखेगी तो उसे बुरा लगेगा। बस तुम्हारे रिश्ते को बचाने के लिए हमने यह सब किया। आयशा ने उसका साथ देते हुए कहा, आप यह सब भले ही दादी के लिए कर रहे हो, लेकिन इथिका इस बात का पूरा फायदा उठा रही है। अभी वो सबके सामने चिल्लाकर कह रही थी कि आप उसके पति हो। वो तो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो इस घर की मालकिन हो। इथिका भी वहीं पर मौजूद थी। उन लोगों की बातें सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था। इथिका ने पहले ऐसा कुछ नहीं कहा था। जब मामला बढ़ गया था तब उसने आकर्ष को अपना पति बताया था। इथिका ने अपनी सफाई देने के लिए आकर्ष की तरफ देखा। आकर्ष भी उसी को देख रहा था, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में हल्की चमक थी, जैसे मन ही मन वो इस बात को लेकर खुश था कि उसने सबके सामने आकर्ष को अपना पति बताया। उनमें से कोई कुछ कहता उससे पहले वसुधा जल्दी से बाहर आई और उन्होंने आकर्ष से सख्त आवाज में कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? अब जब आ ही गए हो तो बताओ इन सबको कि मेरी बहू तुम्हारी पत्नी है। इथिका को लगा कि आकर्ष के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसने वसुधा का हाथ पकड़कर कहा, दादी, मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अंदर चलते हैं ना? मुझे यहाँ ठंड लग रही है। हर किसी को आकर्ष के जवाब का इंतजार था, लेकिन इथिका ने पूरी बात को ही मोड़ दिया था। वसुधा ने तुरंत कहा, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। मेरी बहू को ठंड लग रही है। उसकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। बच्चा पैदा करने के लिए इसे स्वस्थ रहना जरूरी है। वसुधा ने इथिका का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती अंदर ले जाते हुए बोली, हाँ बहू, यह तुम्हारा भी घर है। तुम यहाँ जहाँ चाहे रह सकती हो। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इथिका इतने लोगों के सामने कुछ नहीं कह सकी। बस उसने लाचारी से अपना सिर पकड़ लिया था। चलते हुए इथिका ने पीछे मुड़कर आकर्ष की तरफ देखा। उन्होंने आंखों की आंखों में बात की। दोनों के बीच अब एक रिश्ता बन रहा था, लेकिन जब तक दोनों इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ जाते तब तक वो अपनी शादी के बारे में बाकी लोगों को नहीं बताना चाहते थे। उनके जाते ही उर्वशी ने आकर्ष से कहा, दादी की उम्र हो रही है। वो लड़की उन्हें बेवकूफ बना रही है। तुम्हें तो समझदारी से काम लेना चाहिए और दादी की तरह बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। आकर्ष ने गहरी सांस ली। वो इस बारे में उर्वशी से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था, इसलिए उसने रूखे अंदाज में कहा, यह दादी का घर है और यहाँ वही होगा जो वो चाहेगी। आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं। बोलते हुए आकर्ष ने सभी गार्ड्स की तरफ देखकर कहा, तुम सबने दादी की गेस्ट को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? तुम में से कोई भी मुझे यहाँ कल दिखना नहीं चाहिए। इतना कहकर आकर्ष अंदर जाने लगा, तभी पीछे से वो चिल्लाते हुए बोले, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते सर। मिसेज राजवंश ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था। प्लीज हमें काम से मत निकालिए। पृथ्वी भी वहां पहुंच चुका था और सारा तमाशा देखने के बाद उसने सबसे कहा, तुम लोग जानते हो ना कि इस घर का असली मालिक कौन है। फिर भी तुम लोगों ने किसी और की बात मानने की कोशिश की। यहाँ से चले जाओ, वरना अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो तुम लोगों को कहीं काम नहीं मिलेगा। उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था।
वो लोग वहां से जाने को हुए उससे पहले पृथ्वी ने तेज आवाज में कहा, तुम लोगों ने यहाँ काम करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसमें साफ लिखा था कि घर, परिवार और बिजनेस से जुड़ी कोई भी न्यूज बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो जानते हो ना क्या होगा। गार्ड्स ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर वहां से चले गए। अब वहां सिर्फ नक्श, आयशा और उर्वशी ही बचे थे। उनके जाते ही उर्वशी ने आयशा पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अगर उसे घर से निकालना ही था तो सब कुछ अच्छे से प्लान करती ना। आधी अधूरी बातों के चलते खामखा इतना बड़ा तमाशा लगा दिया तुमने। मुझे माफ कर दीजिए, यह सब मेरी गलती है, आयशा ने सिर झुकाकर कहा। आगे कुछ भी कहने से पहले उर्वशी ने नक्श की तरफ देखा जो अभी भी खोया हुआ था। नक्श का यह हाल देखकर उसे और गुस्सा आ रहा था। वो आयशा से बोली, समझ नहीं आ रहा उस चुड़ैल ने ना जाने इन पर क्या जादू कर दिया है जो यह दोनों आदमी और वो बुरी औरत उसी की बात मानते हैं, उसके आगे पीछे घूमते हैं। मैं नहीं जानती कि तुम यह सब कैसे करोगी, लेकिन वो मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं है और तुम उसे यहाँ से बाहर निकालोगी। इतना कहकर उर्वशी वहां से चली गई। आयशा अभी भी वहां पर खड़ी थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि आकाश और वसुधा इदिका को कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट कर रहे थे। आयशा ने नक्श की तरफ देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर कहा, नक्श, मैं अपना जरूरी सामान सिंघानिया मेंशन में ही भूल गई हूँ, मुझे वहां जाना पड़ेगा। नक्श ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और फिर चला गया। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि आयशा क्यों जा रही है या कहाँ जा रही है। इस बात से आयशा का गुस्सा और भी बढ़ गया था। आयशा को अब कुछ भी करके इदिका को राजवंश विला से बाहर निकलना था। इसके लिए उसे किसे मोहरा बनाना था यह वो अच्छे से जानती थी। कुछ ही देर में आयशा सिंघानिया मेंशन पहुंची जहां आदर्श और राधिका साथ में टीवी देख रहे थे। आयशा को वहां देखकर आदर्श ने कहा, तुम दोनों ने तो शादी कर ली है और तुमने राजवंश विला में शिफ्ट भी कर लिया था, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो। आयशा ने जवाब देने से पहले राधिका की तरफ देखा जो उसके यहाँ आने से खुश नहीं थी। राधिका इस बात से नाराज थी कि आयशा ने नक्श से इतनी जल्दी शादी कर ली, वो भी उनके हिसाब से। आयशा ने मासूम का चेहरा बनाया और परेशान स्वर में कहा, मैं अपना कुछ सामान लेने के लिए यहाँ पर आई थी। आज मैंने उनके साथ टाइम बिताया तो मुझे पता चला कि वो लोग इदिका के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। इदिका अभी भी उन्हीं के साथ रह रही है। आदर्श ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन राधिका इस बात से परेशान हो गई थी। उसने तुरंत धीमी आवाज में पूछा, क्या हो रहा है वहाँ इदिका के साथ। उसका आकर्ष राजवंश के साथ रिलेशन बन रहा है, सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आकर्ष और इदिका के बीच। बोलते हुए आयशा जानबूझकर रुक गई। वो जानती थी कि उसे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी और राधिका खुद ही समझ जाएगी। यह क्या बकवास कर रही है तुम, इदिका ऐसी लड़की नहीं है, वो बस वहाँ मिसेस वसुधा राजवंश के लिए वहां पर रुकी हुई है। लोगों को जो कहना है कहने दो, इदिका के लिए आगे से तुम्हारे मुंह से मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनूंगी, राधिका ने हल्के गुस्से में कहा। राधिका को इदिका पर इतना विश्वास था, ये देखकर आयशा को मन ही मन जलन होने लगी। कभी उन्होंने इतना विश्वास आयशा पर भी नहीं किया था। मैं जानती थी कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी, मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन मेरे पास कुछ दिखाने को है। एक फोटो है जिसके अंदर वो दोनों कुछ ज्यादा ही करीब है, आयशा ने तुरंत जवाब दिया। वो पूरे सबूत के साथ आई थी और उसने अपना मोबाइल निकालकर सुबह वाली फोटो राधिका को दिखाई। राधिका को भी पहले यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो वो आयशा की बात को झुठला भी नहीं सकती थी। आदर्श ने भी उस तस्वीर को देखा तो वो गुस्से से चिल्ला पड़ा, मुझे यकीन नहीं होता कि यह लड़की मेरी ही बेटी है। इसकी शादी हो गई, फिर वो गैर मर्द के साथ बिस्तर पर क्या कर रही है। आदर्श हमेशा आयशा का साथ देते थे। इस बात का फायदा उठाते हुए उसने नम आंखों से कहा, उसकी वजह से उर्वशी आंटी को लगता है कि मैं भी वैसी ही हूँ। उन्होंने मुझे साफ साफ कहा है कि मैं इदिका को उस घर से निकाल दूं, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रही है। सुबह सुबह तो उर्वशी आंटी और इदिका के बीच में अच्छी खासी लड़ाई हो गई थी। बोलते हुए आयशा रुक गई और फिर आगे रोते हुए बोली, उन्होंने कहा कि उसकी माँ भी हमारे घर पर रहती है तो अब उसकी तरह उसकी बेटी भी राजवंश विला में रहेगी। अगर वो वहां रही तो मैं कभी इज्जत से अपना सिर ऊंचा करके नहीं रह पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है, इदिका वहां गलत इरादों से नहीं रह रही है, राधिका ने इदिका का पक्ष लेते हुए सख्ती से कहा। आदर्श ने कभी भी इदिका का साथ नहीं दिया, हालांकि वो उसकी खुद की बेटी थी। अभी भी उन्होंने चिढ़ते हुए कहा, आखिर गलत ही क्या कह रहे हैं वो लोग। तुमने देखा नहीं आकर्ष राजवंश कैसे इदिका से चिपका रहता है। पिछली बार उसने हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए रूम अरेंज करवाया था, सिर्फ इदिका के कहने पर। मुझे लगता है आयशा सही कह रही है और उन दोनों के बीच में रिलेशन है। हमें उस लड़की को अभी रोकना चाहिए, इससे पहले कि हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो। आदर्श का इदिका के लिए यह बर्ताव देखकर राधिका हैरान रह जाती थी। वो हमेशा इदिका के बारे में बुरा ही सोचता था। तभी अचानक राधिका को याद आया कि उस दिन राजवंश विला में इदिका ने यह कहा था कि वो आदर्श की बेटी नहीं है। हालांकि पूरी बात सुनने से पहले ही राधिका बेहोश हो गई थी, पर उसे वो शब्द अच्छे से याद थे। राधिका ने शक भरी निगाहों से आदर्श की तरफ देखकर कहा, आदर्श, क्या इदिका तुम्हारी बेटी नहीं है। राधिका के मुंह से ऐसा सवाल सुनकर आदर्श हैरान रह गया। उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे जो राधिका से छुपे हुए नहीं थे। उसने सिर हिलाकर सख्ती से कहा, तो सच में इदिका तुम्हारी बेटी नहीं है। राधिका के अचानक ये सवाल पूछने पर आदर्श के चेहरे का रंग उड़ गया। वो नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगा, मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी हो। आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए अगला चैप्टर। CH 118 तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत। उर्वशी ने आयशा को चेतावनी दे दी थी कि वह कुछ भी करके इदिका को घर से बाहर निकाले। आयशा जानती थी कि वह कुछ भी कर ले, लेकिन इदिका पर उसका जोर नहीं चलने वाला था, इसलिए उसने राधिका को अपना मोहरा बनाया।
आयशा बहाने से सिंघानिया मेंशन आई और वहां जाकर राधिका को यह कहने लगी कि इदिका के साथ वहां बहुत बुरा हो रहा है। आदर्श भी आयशा का साथ दे रहे थे। उनकी बातों से राधिका को काफी नेगेटिव वाइब आई थी। तभी उसे याद आया, एक बार इदिका ने उसे यह कहा था कि वह आदर्श की बेटी नहीं है। पहले राधिका ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उसने काफी सख्ती से आदर्श से सब कुछ पूछा। आदर्श ने कोई जवाब नहीं दिया तो राधिका ने उसका हाथ पकड़ा। उसने धीमी और सख्त आवाज में कहा, आदर्श, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। इदिका आपकी बेटी है या नहीं? मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मेरी नजरों में सिर्फ तुम्हारी बेटी ही मेरी बेटी है। बायोलॉजिकली वह लड़की मेरी बेटी हो सकती है, पर मैंने उसे कभी अपनी बेटी नहीं माना। आदर्श ने काफी नरमी से जवाब दिया। आदर्श के बात करने के तरीके में ईमानदारी देखते हुए राधिका ने उससे आगे सवाल जवाब नहीं किया। आयशा को उनकी बातें समझ नहीं आई और ना ही उसको कोई दिलचस्पी थी। आदर्श से बात करने के बाद राधिका ने जब आयशा की तरफ देखा तो आयशा फिर से बोली, मॉम, इदिका आपकी बात मानती है तो आप उससे बात क्यों नहीं कर लेती? वहाँ काम करने वाले हाउस हेल्पर तक उसे छोटी नजरों से देखते हैं। राधिका हर एक पहलू पर गौर से विचार करने लगी। वह एक खुले विचारों वाली औरत थी। उसने कभी भी आयशा और इदिका दोनों की ही जिंदगी में इंटरफेयर नहीं किया और ना ही उनकी शादी के मामले में। हालांकि आयशा की हरकतों से वह काफी निराश हुई थी, लेकिन जब उन्हें इदिका के डॉक्टर मर्चेंट होने की सच्चाई पता चली तो उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ था, मानो उनकी खुद की बेटी ने उनका सिर ऊंचा कर दिया हो। राधिका ने आयशा से धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं इस मामले में कुछ करती हूँ, लेकिन पहले मुझे सब कुछ अपनी आंखों से देखना परखना है। मैं सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करती हूँ। इतना कहकर राधिका ने अपना मोबाइल निकाला और इदिका को मैसेज लिखने लगी, इदिका, तुम आजकल कहाँ रहती हो? तुम्हारी शादी को भी काफी टाइम हो गया। तुमने कहा था कि तुम मुझे अपने पति से मिलवाओगी, लेकिन अभी तक तुमने ऐसा नहीं किया है। मैसेज भेजने के बाद राधिका ने अपने मन में कहा, एक बार इदिका के पति से मिलकर तसल्ली कर लेती हूँ। अगर वह अच्छा इंसान हुआ तो दोनों को एक दूसरे को एक मौका देने को कहूंगी, लेकिन अगर वह इदिका के लायक नहीं निकला तो इन दोनों का तलाक करवाकर इदिका को आगे बढ़ने के लिए समझाऊंगी। राधिका सब कुछ काफी मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ इदिका को जब राधिका का मैसेज मिला तब वह वसुधा और आकाश के साथ लंच कर चुकी थी। सुबह जो भी हुआ था उसके बाद इदिका का मूड काफी बिगड़ा हुआ था। इदिका को परेशान देखकर वसुधा ने उसे अकेले नहीं छोड़ा और ना ही आकाश को वहां से जाने दिया। आकाश और इदिका इस वक्त वसुधा के साथ लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। वसुधा ने आकाश की तरफ घूरकर देखते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ लड़के। आज तुमने सबके सामने यह क्यों नहीं कहा कि यही तुम्हारी पत्नी है? इदिका ने जवाब देने के लिए अपना सिर उठाया। तभी वसुधा ने परेशान स्वर में कहा, कहीं तुम मेरी बहू को डिवोर्स देने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? आकाश कुछ पल रुका और फिर जवाब में बोला, नहीं दादी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। आकाश से बात करने के बाद वसुधा ने इदिका की तरफ देखकर पूछा, और तुम अपना बताओ बहू, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कहीं तुम तो तलाक लेने के बारे में नहीं सोच रही? इदिका जवाब देने से पहले झिझक रही थी। उसने महसूस किया कि आकाश की नजरें इदिका पर थी। इदिका ने कुछ पल रुककर कहा, नहीं, मैं भी ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ, बस मुझे यही सुनना था। वसुधा ने मुस्कुराकर कहा और फिर आकाश और इदिका के हाथ एक दूसरे के हाथों में थमाकर बोली, पता है, जिंदगी में उस इंसान का मिलना बहुत मुश्किल होता है जिसे आप पसंद करते हो, और उससे भी मुश्किल उस इंसान के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। पहले मैंने तुम दोनों को कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम दोनों समझदार नहीं थे। अब तुम दोनों बड़े हो गए हो तो समझदार बनो और आगे की जिम्मेदारियां निभाओ, साथ रहो और किसी को भी अपने बीच दरार डालने का मौका मत देना। वसुधा उन्हें समझा रही थी, जबकि आकाश और इदिका एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इदिका ने महसूस किया कि आकाश काफी अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो उसने अपना हाथ आकाश से अलग करने की कोशिश की, लेकिन आकाश ने उसका हाथ और भी कसकर पकड़ लिया था। इदिका ने आंखों की आंखों में आकाश को कहा कि वह बाद में इस बात की सफाई ना दे कि उसने इदिका का हाथ क्यों पकड़ा था, वरना वसुधा के जाने के बाद वह यही बोलने वाला था कि उसने दादी के लिए इदिका का हाथ पकड़ा था। दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी वसुधा ने उन दोनों के हाथ पर हल्का मारते हुए कहा, तुम दोनों कहाँ खोए हुए हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ लड़के, तुम मेरी बहू को पसंद करते हो ना? आकाश और इदिका का ध्यान टूट चुका था। आकाश ने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि वसुधा उससे ऐसा सवाल पूछेगी। वहीं इदिका भी उसके जवाब के इंतजार में थी। आकाश ने कुछ पल के लिए जब कुछ नहीं कहा तो इदिका का चेहरा उतर गया था। आकाश को मुसीबत में फंसे देखकर इदिका ने बात बदलना चाहा, लेकिन तभी आकाश ने इदिका की तरफ देखते हुए इंटेंस वॉइस में कहा, हाँ दादी। आकाश के मुंह से हाँ सुनकर इदिका का दिल जोरों से धड़कने लगा था। एक पल के लिए उसकी दुनिया वहीं थम गई थी और उसके कानों में आकाश की हाँ गूंज रही थी। आकाश के बाद अब इदिका की बारी में वसुधा ने उसकी तरफ देखकर सेम ही सवाल पूछा, अब तुम अपना बताओ बहू, तुम भी इस लड़के को पसंद करती? वसुधा का सवाल पूरा होने से पहले ही इदिका सब समझ गई थी। उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा, दादी, दवाइयों का टाइम हो गया, आपको रेस्ट भी करना है। वसुधा ने उसकी बात पर हामी भरकर हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा, समझ गई, तुम्हें बहुत शर्म आती है। ठीक है, मैं कमरे में जा रही हूँ, तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करो, साथ रहोगे तभी एक दूसरे से शर्म दूर होगी। उसके बाद वसुधा निवेदिता का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगी। वह निवेदिता से बड़बड़ाकर बोली, आजकल के लड़के लड़कियां कितने तेज होते हैं, लेकिन इन दोनों को देखो, एक दूसरे से नजरें चुराते रहते हैं। कमरे के अंदर आने के बाद वसुधा और निवेदिता ने हल्का सा बाहर की तरफ झांक कर देखा तो आकाश और इदिका अभी तक वहीं पर बैठे हुए थे। वसुधा ने धीरे से निवेदिता से पूछा, क्या लगता है मिस निवेदिता, आज यह दोनों अपने प्यार का इजहार कर पाएंगे या नहीं?
कुछ कह नहीं सकते मिसेज राजवंश। आइए, मैं आपको दवाइयां दे देती हूँ, निवेदिता ने जवाब दिया और फिर वसुधा को बिस्तर के पास ले गई। वहीं बाहर आकाश और इदिका अभी भी एक दूसरे के साथ अनकंफर्टेबल हो रहे थे। इदिका ने एक नजर अपने सामने बैठे उस आदमी की तरफ देखा जो हर तरीके से उससे बेहतर नजर आ रहा था। एक हैंडसम, सक्सेसफुल, अमीर आदमी, जबकि वह एक सिंपल सी लड़की थी। इस तरह के लड़के इदिका जैसी लड़की को कम ही पसंद करते थे, तो इदिका को कोई उम्मीद नहीं थी। इदिका ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, आपने वो सब दादी को खुश करने के लिए कहा था ना? नहीं, आकाश ने धीरे से जवाब दिया। इदिका ने सिर हिलाया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। तभी उसके पास मिसेज राधिका सिंघानिया का मैसेज आया। मैसेज पढ़ने के बाद वह थोड़ा परेशान दिख रही थी। क्या हुआ? सब ठीक है ना? आकाश ने पूछा। इदिका ने मोबाइल की स्क्रीन आकाश की तरफ की और मैसेज दिखाते हुए बोली, आयशा से और क्या उम्मीद की जा सकती है? जरूर अपने घर जाकर मिसेज सिंघानिया से उल्टी सीधी बातें की होगी। उसकी बातें मानकर मिसेज सिंघानिया यही चाहती है कि मैं घर जाकर उनसे बात करूं। उन सबको यही लगता है कि मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत बन रही हूँ। इदिका की बातें सुनकर आकाश के चेहरे पर वही ना दिखने वाली स्माइल आ गई। उसने भौहें उठाकर पूछा, तो क्या सोचा है तुमने? तुम वहां जाने वाली हो? इदिका मैसेज का रिप्लाई करते हुए बोली, हाँ जाना तो होगा ही। मैं वहां जाकर उनसे बात कर लूंगी। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आकाश ने झट से जवाब दिया। इदिका को अभी भी यकीन नहीं हुआ कि आकाश उसके साथ जाने वाला है। उसने जल्दी से उसकी तरफ देखकर आंखें बड़ी करके पूछा, क्या? मैंने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आकाश ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, उन्होंने कहा ना कि वह तुम्हारे पति से मिलना चाहती है। तुम क्या किसी और को उनसे मिलवाने के लिए ले जाना चाहती हो? इदिका के लिए सब कुछ काफी अनएक्सपेक्टेड हो रहा था। पहले आकाश ने उसे लाइक करने की बात कही तो अब वह उसके साथ जाने वाला था। इदिका ने खुद को नॉर्मल रखा और कहा, ठीक है, तो फिर मैं उन्हें मैसेज करके बता देती हूँ। हाँ, फिर मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ गिफ्ट अरेंज कर लेता हूँ। तुम मिसेज सिंघानिया को अपनी माँ की तरह मानती हो, तो अपनी सास से मिलने जाने के लिए खाली हाथ जाना सही नहीं रहेगा। आकाश ने जवाब दिया। जब आकाश ने राधिका जी को अपनी सास कहा तो इदिका की धड़कनें बेकाबू होने लगी। उसके गाल लाल हो रहे थे। उसने अपनी स्माइल को कंट्रोल करके मैसेज लिखा, ठीक है, मैं आज रात आ जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ जब राधिका ने इदिका का मैसेज देखा तो उसने राहत की सांस ली। उन्होंने मन ही मन कहा, थैंक गॉड इदिका ने आने के लिए हाँ कर दी, वरना एक पल के लिए मुझे लगा कि वह सच में अपने पति को भूल चुकी है और आकाश राजवंश के साथ रहने का सोच रही होगी। राधिका के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई और उन्होंने आदर्श की तरफ देखकर कहा, आज रात को इदिका अपने पति के साथ आ रही है। मैं किचन में जाकर थोड़ी अरेंजमेंट देख लेती हूँ और मेनू डिसाइड कर लेती हूँ। तुम्हें इतनी तैयारी करवाने की क्या जरूरत है? तुम उसे और उसके फ्यूचर पति को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हो राधिका, आदर्श ने मुंह बनाकर कहा। राधिका पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने इशारे से श्रुति को किचन में जाने के लिए कहा तो वहीं अब आयशा के चेहरे पर इविल स्माइल थी। आयशा ने अपने मन में कहा, अच्छा तो तुम अपने उस सड़क छाप पति को सिंघानिया मेंशन लेकर आ रही हो। कोई बात नहीं, ले आओ। आज रात मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी और तुम्हें तुम्हारी असली औकात याद दिलाऊंगी इदिका सिंघानिया। आयशा ने जल्दी से आदर्श और राधिका की तरफ देखकर कहा, मॉम, मैं ऐसा करती हूँ कि नक्श को भी डिनर पर बुला लेती हूँ। मैं और इदिका बहनें हैं, तो इस हिसाब से इदिका के पति और नक्श का भी तो एक रिश्ता हुआ ना। कितना अच्छा लगेगा ना जब सारी फैमिली एक साथ होगी। आई एम सो एक्साइटेड। आयशा ने उनके जवाब का इंतजार भी नहीं किया और तुरंत नक्श को मैसेज लिखने लगी, नक्श, आज रात तुम हमारे यहाँ डिनर के लिए आ रहे हो ना? सामने से नक्श का कोई जवाब नहीं आया था। तभी राधिका ने आयशा से कहा, तुम फैमिली को इंपॉर्टेंस दे रही हो, यह अच्छी बात है और नक्श के यहाँ आने से कोई दिक्कत नहीं है, पर उसे अच्छे से समझा देना कि वह ज्यादा गिफ्ट लेकर ना आए। आयशा को राधिका की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। वह अभी भी इदिका का सोच रही थी ताकि आज रात नक्श के सामने इदिका और उसका पति छोटा ना दिखें। यहाँ भी राधिका इदिका को सपोर्ट कर रही थी। यह देखकर आयशा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन तभी राधिका ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, आज का डिनर इदिका और उसके हस्बैंड के लिए है। मैं नहीं चाहती कि ऐसे में उनकी इंसल्ट हो और वह किसी भी मामले में नक्श से छोटा दिखे। राधिका इदिका को छोटा नहीं महसूस कराना चाहती थी। आयशा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है मॉम, मैं नक्श को याद से बोल दूंगी। राधिका से बात करने के बाद जैसे ही आयशा ने मैसेज चेक किया, नक्श ने जवाब में लिखा था, मेरा मन नहीं है और वैसे भी मेरे पास बहुत काम है। आयशा जानती थी उसे क्या करना है। उसने तुरंत मैसेज लिखा, आज इदिका अपने पति के साथ डिनर पर आ रही है। मुझे लगा कि तुम्हें भी आना चाहिए। तुम उससे मिलना चाहते थे ना? इदिका के पति की आने की बात सुनकर नक्श ने झट से जवाब देते हुए पूछा, कितने बजे आना है? 6 बजे के आसपास। जल्दी आ जाओगे तो बेहतर होगा। आयशा ने कहा, ओके। मुझे कुछ लाना है क्या? नक्श ने आगे पूछा। नक्श थोड़ा घमंडी जरूर था, लेकिन हाँ, वह भी जानता था कि किस मौके पर कैसे बिहेव करना है। राधिका ने आयशा को पहले ही समझा दिया था कि वह नक्श को बोल दे कि वह महंगे गिफ्ट्स ना लेकर आए। आयशा ने जवाब में लिखा, देखो, आज ही हमने अपनी शादी रजिस्टर करवाई है, तो तुम शादी के बाद पहली बार घर पर आ रहे हो, तो तुम समझ सकते हो कि आज का दिन कितना खास है। बाकी मॉम ने कहा है कि तुम ज्यादा महंगे गिफ्ट मत लेकर आना। वह एक्चुअली इदिका का हस्बैंड थोड़ा गरीब है ना, तो उसे छोटा नहीं लगना चाहिए। आयशा अच्छे से जानती थी कि उसे नक्श को कैसे भड़काना है। उसके सामने इदिका और उसके पति का जिक्र कर दो, बस उसके बाद में वह उनके खिलाफ उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता था।
मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तुमने कहा ना कि मैं शादी के बाद पहली बार आ रहा हूँ, तो मैं अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लूंगा। और वन मोर थिंग, वह गरीब है, मैं नहीं, तो मैं अपने हिसाब से ही सब लेकर आऊंगा। नक्श ने जवाब दिया। आयशा का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। अब उसे आज रात के डिनर और तमाशे का इंतजार था, जो वह नहीं बल्कि नक्श करने वाला था। नक्श से बात करने के बाद आयशा के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने अपने मन में कहा, आज तुम डिनर के लिए आओ तो सही दिखा, उसके बाद कभी मैं तुम्हें राजवंश विला में कदम तक नहीं रखने दूंगी। और मेरे इस प्लान में अनजाने में साथ देगा खुद नक्श राजवंश। आयशा मन ही मन तैयारी कर चुकी थी कि उसे इदिका के पति के सामने कैसे तमाशा लगाना है। बस देर थी तो आज रात इदिका और उसके पति के डिनर पर आने की। आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए अगला चैप्टर। CH 119। मुझे ऐसे मत देखिए। राधिका ने इदिका और उसके पति को सिंघानिया हाउस में डिनर के लिए बुलाया था। इदिका को उसके पति के साथ नीचा दिखाने के लिए आयशा ने जानबूझकर नक्श को भी इनवाइट कर लिया था। हालांकि राधिका ने आयशा को पहले ही समझा दिया था कि वो नक्श को महंगे गिफ्ट लाने के लिए मना कर दे, फिर भी आयशा ने जानबूझकर नक्श को उकसाया ताकि वो महंगे गिफ्ट लेकर वहां पहुंचे। नक्श से बात करने के बाद आयशा के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। फिर उसने नजर उठाकर ऊपर देखा तो राधिका उसकी तरफ घूर कर देख रही थी। आयशा ने तुरंत अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को नॉर्मल करके कहा, मॉम, मैंने नक्श को पहले ही कह दिया है कि कोई महंगे सामान लेकर ना आए, कहीं इदिका को ये ना लगे कि मैं उसके साथ कोई कंपटीशन करना चाहती हूँ। आयशा के बताने पर राधिका ने भी राहत की सांस ली और हाँ में सिर हिलाया। जल्द ही वक्त बीत गया था और शाम के लगभग 5:30 बजने को आए थे। गेट खुलने के साथ ही गाड़ी की आवाज आई। आयशा इसे पहचान सकती थी, ये नक्श की स्पोर्ट्स कार की आवाज थी। आयशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से कहा, लगता है नक्श आ गया है, उसे टाइम की बहुत वैल्यू है इसलिए वो पहले ही आ गया। हाँ, एक सफल आदमी के लिए टाइम पैसों से ज्यादा वैल्यूएबल होता है, आदर्श ने सिर हिलाकर कहा। आयशा, राधिका और आदर्श के साथ नक्श का वेलकम करने के लिए बाहर की तरफ आई तो उन्होंने देखा कि वहाँ येलो कलर की एक काफी महंगी स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। गाड़ी में से नक्श बाहर निकला। उसने चॉकलेट ब्राउन कलर का महंगा सूट पहना हुआ था। नक्श जो गाड़ी लेकर आया था वो एक लिमिटेड एडिशन थी और उसके कपड़े भी काफी महंगे थे। फिर नक्श ने गाड़ी का बोनट खोला और उसमें से गिफ्ट निकलने लगा। उसकी मदद करने के लिए हाउस हेल्पर आगे आए। आयशा के मना करने के बावजूद नक्श कम से कम 15 बॉक्सेस गिफ्ट के लेकर आया था। उनमें से कुछ एक गिफ्ट ऊपर से खुले थे। आयशा ने देखा कि उसमें महंगी डायमंड ज्वेलरी तक थी, जिसे देखकर आयशा को एक पल के लिए जलन होने लगी। उन गिफ्ट्स को देखकर आयशा मन ही मन खुश हो रही थी तो वहीं राधिका के चेहरे के भाव बिगड़ गए थे। वो आयशा को कुछ कहती उससे पहले आयशा ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, ये नक्श भी ना सुनता ही नहीं है, मैंने उससे पहले ही कहा था कि नॉर्मल फैमिली डिनर है और उसमें इदिका का हस्बैंड भी आ रहा है, इसे इतने सारे गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी। नक्श ने आयशा की बात सुन ली थी। वो उनके पास आया और काफी बेपरवाही से बोला, मुझे पता था तभी मैं काफी कम गिफ्ट लेकर आया हूँ, किसी और के चलते मैं अपने ससुराल की पहली विजिट खराब नहीं कर सकता। उसके बाद नक्श ने राधिका और आदर्श की तरफ देखकर पूछा, मॉम, डैड, आई होप आपको बुरा ना लगा हो। राधिका ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। राधिका के बाद आदर्श बोले, अगली बार आओ तो इसे अपना घर समझ कर आना, ससुराल समझकर नहीं, और इतने गिफ्ट्स की सच में कोई जरूरत नहीं थी। नक्श ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। सभी गिफ्ट्स को अंदर रखवा दिया गया था। राधिका की नजर अभी भी उन गिफ्ट के ऊपर थी। वो यही सोच रही थी कि जब इदिका और उसका हस्बैंड आएगा तो ये सब देखकर वो कितने अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। राधिका उठकर अरेंजमेंट देखने के बहाने बाहर गई और फिर उसने श्रुति को अपने पास बुलाकर कहा, एक काम करो, कुछ गिफ्ट्स तैयार करवाकर बाहर इदिका के आने पर उन्हें दे देना। मैं नहीं चाहती उनकी इंसल्ट हो, हालांकि गिफ्ट ज्यादा बड़े ना हो लेकिन कम भी नहीं होने चाहिए। राधिका को अब अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था कि उन्होंने नक्श और आयशा के साथ इदिका और उसके हस्बैंड का डिनर अरेंज ही क्यों किया। राधिका के ज्यादा देर बाहर रहने की वजह से आयशा भी लिविंग एरिया से उनके पास आ गई थी। राधिका की नजरों को आयशा समझ सकती थी, इसलिए उसने तुरंत अपना मोबाइल आगे करते हुए कहा, मॉम, मुझे ऐसे मत देखिए, मैंने सच में नक्श को कहा था कि वो इतने गिफ्ट लेकर ना आए। आपको यकीन नहीं है तो आप मेरी चैट हिस्ट्री देख सकती हैं। आप जानती हैं कि राजवंश फैमिली का कितना नाम है, अब वो अपनी हैसियत के हिसाब से ही सब करेंगे। राधिका चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई। उसने गहरी सांस ली और फिर श्रुति से कहा, श्रुति, ऐसा करो कि सभी हाउस हेल्पर और बाकी लोगों को बोल दो कि जब इदिका अपने पति के साथ आए तो कोई भी उसके साथ गलत व्यवहार ना करें और ना ही उन्हें ये जताने की कोशिश करें कि वो नक्श जितने अमीर नहीं है। राधिका ने उसके बाद तुरंत अपना मोबाइल निकाला और इदिका को मैसेज भेजते हुए कहा, नक्श और आयशा भी यहीं पर है और काफी सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। मैं तुम्हें पहले ही अवेयर करना चाहती हूँ ताकि वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। गिफ्ट मायने नहीं रखते, लोगों की इंटेंशन मायने रखती है। बेफिक्र होकर घर आना। जी मिसेज सिंघानिया, हम 1 घंटे में सिंघानिया मेंशन पहुंच जाएंगे, इदिका ने जवाब दिया। मैसेज भेजने के बाद इदिका ने आकर्ष की तरफ देखा। उसने कोई अलग ड्रेस नहीं पहनी थी, हाँ, हमेशा की तरह 3 पीस सूट पहना था जो नेवी ब्लू कलर का था। वहीं इदिका ने भी आयशा की तरह कोई खास मेहनत नहीं की थी। उसने लाइट ब्लू जीन्स के ऊपर ऑफ व्हाइट लूज क्रॉप टॉप पहना हुआ था। दोनों तैयार हो गए थे। गाड़ी में बैठने से पहले पृथ्वी ने सारे गिफ्ट्स को कार में रखा और फिर आकर्ष से बोला, मिस्टर राजवंश, मिस सिंघानिया, गाड़ी तैयार है, हम चल सकते हैं। इदिका और आकर्ष ने वसुधा की तरफ देखकर बाय किया। वो इस वक्त निवेदिता के साथ खड़ी थी। उन दोनों को साथ में देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखा निवेदिता, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। जब इन दोनों के बच्चे होंगे तो वो भी इन्हीं की तरह प्यारे होंगे। मैं तो सोचकर ही एक्साइटेड हो रही हूँ।
वही जब इदिका के कानों में वसुधा की बात पड़ी तो इदिका ठोकर खाकर लगभग गिरने वाली ही थी कि आकर्ष ने उसे थाम लिया था। अभी तो उसने और आकर्ष ने थोड़ा ही आगे बढ़ना शुरू किया था और दादी उनके बच्चे तक पैदा करवाने लगी। इदिका ने आकर्ष की तरफ देखा तो उसके गाल लाल हो रहे थे। उसने धीरे से कहा, तुम जानती हो ना, दादी कभी भी कुछ भी कह देती हैं। इदिका ने सिर हिलाया और खुद को संभाल लिया था। थोड़ी ही देर में वो आकर्ष के साथ गाड़ी में आकर बैठ गई थी। इदिका के दिमाग में अभी भी राधिका के मैसेज में लिखी बातें चल रही थी। उसने कभी आयशा से कंपटीशन करने का नहीं सोचा था और ना ही उसने ये देखा कि आकर्ष ने गिफ्ट में क्या मंगवाया है। इदिका ने आकर्ष की तरफ देखकर धीरे से कहा, मिसेस सिंघानिया किसी के भी बैकग्राउंड के हिसाब से उसे जज नहीं करती और ना ही उस हिसाब से बिहेव करती है, लेकिन बाकी लोगों का मैं कुछ नहीं कह सकती। हो सकता है आज उनमें से कुछ लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करें, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनके इंसल्ट करने पर उनका जवाब उनके हिसाब से दूंगा? आकर्ष ने भौहें उठाकर पूछा। इदिका को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दिया। आकर्ष ने आगे कहा, चिंता मत करो, मेरी परवरिश ऐसे नहीं हुई है कि मैं अपने से बड़ों की इंसल्ट करूं। इनफैक्ट मैं तो सबकी रिस्पेक्ट करता हूं। क्या सच में? इदिका ने हल्का मुस्कुराकर कहा, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि यहाँ किसी को इस बात पर यकीन नहीं था कि हम दोनों की शादी हुई है। उसे ये लगता था कि मैं उसे परेशान कर रही हूँ, यहाँ तक कि उसने कई बार मुझे सिक्योरिटी गार्ड से बाहर तक निकलवा दिया था। इदिका आकर्ष को परेशान कर रही थी। वो मुझे पता नहीं उस वक्त कैसे मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर गया, वरना मैं ऐसा नहीं हूँ। आकर्ष ने कुछ पल रुककर हड़बड़ाते हुए कहा। अच्छा तो फिर थोड़ा सा भी गुस्सा आने पर एम्प्लॉयज को कम से कौन निकालता है? इदिका ने आकर्ष को परेशान करते हुए कहा। आकर्ष जवाब देने के बजाय इधर उधर देखने लगा तो इदिका ने हल्का हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। पृथ्वी भी उनकी बातें सुन रहा था। उसने जवाब में कहा, आप मिस्टर राजवंश को ब्लेम नहीं कर सकती है। मिस सिंघानिया, आप लोगों की शादी वाकई काफी अजीब तरीके से हुई है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है। मिस्टर राजवंश को याद नहीं था कि वो आपके साथ शादी करने के लिए कब गए थे। अभी भी नहीं समझ आ रहा आखिर आप दोनों की शादी कैसे हुई। ऊपर से आप हमारे सामने अलग अलग जॉब के जरिए आ रही थी। इदिका ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, क्योंकि जब मैं मिडिल स्कूल में थी तब मैंने सिंघानिया मेंशन छोड़ दिया था। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने काफी सारी पार्ट टाइम जॉब की थी, लेकिन उस वक्त आप नाबालिग थी, फिर आपको काम कैसे मिल सकता है? पृथ्वी ने हल्का चौंकते हुए पूछा। हाँ, जानती हूँ, मुझे कोई परमानेंट जॉब नहीं मिली थी और ज्यादातर ऐसे ही काम मिलते थे जहाँ पढ़ाई लिखाई या उम्र मायने नहीं रखती थी, बस भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह रखना पड़ता था। इदिका ने जवाब दिया। पृथ्वी और आकर्ष को सब बताते हुए इदिका पुरानी यादों में खो गई। अचानक ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसने कहा, सच कहूँ तो मुझे अपनी पुरानी जिंदगी अच्छी लगती थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन उस वक्त मेरे ऊपर बार बार इस बात का ब्लेम नहीं लगाया जाता था कि मैं किसी की नाजायज बेटी हूँ। मालविका मेरे पास नहीं रहती थी। आयशा खुद को बेहतर दिखने के चक्कर में मुझे नीचा गिराने की कोशिश नहीं करती थी। मैं अकेली थी, गरीब थी, पर हाँ, इंडिपेंडेंट थी और खुश भी। फिर तो मानना पड़ेगा कि आपने अपने जीवन में काफी मुश्किल टाइम देखा है मिस सिंघानिया। पृथ्वी ने जवाब दिया। हाँ, इतना भी मुश्किल नहीं था, इदिका ने काफी हल्के अंदाज में कहा। भले ही इदिका कितना भी छुपाए, लेकिन ये सच था कि उसने बहुत मेहनत की थी। शुरुआत में उसने बहुत सारी नौकरी की, स्टडी को पूरा टाइम दिया, डॉक्टर मर्चेंट बनी और अपनी एक दो कंपनी खोली जिनका ध्यान अब दिशांक रख रहा था। सोचते हुए इदिका गाड़ी के बाहर देख रही थी। मौसम काफी ठंडा हो रहा था और हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। अचानक बारिश तेज हो गई और वो लोग एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे। वहां का मंजर देखकर इदिका को याद आ गया कि उसने एक वक्त में कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें भी उठाई थी। अचानक इदिका की नजर वहां एक आदमी पर गई जिसने पीले रंग की सेफ्टी कैप पहनी हुई थी। बारिश की वजह से उसके कपड़े गंदे और कीचड़ में सन्न गए थे। वो किसी के आने का इंतजार कर रहा था और छाता नहीं होने की वजह से उसने अपने हाथों से सर को ढक रखा था। इदिका को अपना वक्त याद आ गया, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। इदिका ने अचानक पृथ्वी से कहा, क्या आप प्लीज थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक सकते हैं? पृथ्वी ने कुछ भी करने से पहले आकर्ष की तरफ देखा तो आकर्ष ने इशारे से इदिका की बात मानने को कहा। गाड़ी रुकने पर इदिका ने फिर अपने सामान में से एक छाता उठाया और भागकर उस आदमी के पास गई। उसने उस आदमी को छाता दे दिया था। वो आदमी मुस्कुराते हुए हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था और उसे कुछ पल रुककर उसने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इदिका ने जवाब में कुछ नहीं कहा और वापस से आकर गाड़ी में बैठ गई। उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। जैसे ही उनकी गाड़ी मोड़ से थोड़ी आगे गई, अचानक सड़क के किनारे एक और लग्जरी कार आकर रुकी। उसमें से काला सूट पहने दो बॉडीगार्ड बाहर निकले और उनके हाथ में एक बड़ी सी छतरी थी। वो उस गंदे से मजदूर के पास गए और बोले, आई एम रियली सॉरी सर, हम ट्रैफिक में फंस गए थे और आने में देर हो गई। आज आप कंस्ट्रक्शन साइट पर चेक करने के लिए आए थे और आज ही इतनी तेज बारिश हो गई। इदिका नहीं जानती थी कि उसने थोड़ी देर पहले जिसकी मदद की थी वो कोई मामूली मजदूर नहीं बल्कि एक अमीर आदमी था। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। वो अपनी गाड़ी में आया और अंदर जाकर बैठ गया था। फिर उसने अपने गार्ड से कहा, अभी अभी यहाँ से थोड़ी दूर आगे एक ब्लैक लग्जरियस गाड़ी गई है, उसका पीछा करो और पता लगाओ कि उसमें कौन था। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में राधिका अभी भी इदिका और उसके पति के आने की तैयारी में जुटी हुई थी। उसे इतनी मेहनत करता देखकर आदर्श ने भौहें उठाकर कहा, राधिका, तुम थक गई हो और इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कौन सा कहीं का प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वैसे भी ऐसे लोगों को ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन हमें किसी का बैकग्राउंड देखकर उनके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए। राधिका ने जवाब दिया। वो लोग बातें कर रहे थे तभी एक गाड़ी सिंघानिया मेंशन के अंदर इंटर हुई। उन्होंने देखा उस गाड़ी से इदिका निकली थी। इदिका, तुम आ गई, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो कुछ पल रुककर बोली, और तुम्हारा पति वो कहाँ है?
इस बीच वो सभी लोग बाहर आए और हैरान रह गए क्योंकि बाहर किसी और की नहीं बल्कि आकाश की गाड़ी खड़ी थी। उन सबको यही पता था कि इधिका अपने पति के साथ डिनर के लिए आने वाली है। वहां इधिका का आकाश के साथ आना कुछ और ही इशारा कर रहा था। आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए अगला चैप्टर। CH 120 मैं सॉरी नहीं कहूंगी। राधिका ने आयशा और इधिका को डिनर के लिए सिंघानिया मेंशन बुलाया था। आयशा और नक्श तो पहुंच गए थे लेकिन इधिका का अपने पति के साथ आना बाकी था। जैसे ही सिंघानिया मेंशन में किसी की गाड़ी के अंदर घुसने की आवाज आई, सब वेलकम करने के लिए बाहर आ गए थे। बाहर आने पर सब चौंक गए थे क्योंकि बाहर आकाश की गाड़ी खड़ी थी। बाहर आकाश की गाड़ी देखकर एक पल के लिए तो आदर्श भी चौंक गए थे। उन्होंने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, इधिका अपने पति के साथ आने वाली थी तो क्या आकाश राजवंश उसका? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वहीं नक्श ने आयशा की तरफ देखकर हैरानी से कहा, चाचू यहाँ इधिका के साथ क्यों आए हैं? वो अपने पति के साथ आने वाली थी ना? वो सब लोग इधर उधर झांकते हुए गाड़ी के अंदर देखने लगे लेकिन वहां इधिका के अलावा सिर्फ ड्राइवर बैठा था। ड्राइवर को साथ में देखकर आयशा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, जरूर दादी ने जिद करके इधिका को गाड़ी में भेजा होगा और चाचू मना नहीं कर पाए होंगे। आकाश इधिका के साथ आ तो रहा था लेकिन जैसे ही वो सिंघानिया मेंशन की तरफ मुड़ा, आकाश के पास एक कॉल आया। कॉल अटेंड करने के बाद आकाश ने इधिका की तरफ देखकर गंभीर आवाज में कहा, सॉरी पर मुझे जाना होगा। कोई बात नहीं, घर यही पास में है, मैं चली जाऊंगी। मिसेस सिंघानिया से आपको फिर कभी मिलवा दूंगी। इधिका ने काफी आराम से जवाब दिया। उसके चेहरे पर नाराजगी कहीं भी नहीं जाहिर हो रही थी। इतना कहकर इधिका गाड़ी से उतरने को हुई तभी आकाश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। आकाश ने इधिका से कहा, मैं बस 1-1.5 घंटे में वापस आ जाऊंगा। सारे गिफ्ट कार में ही रखे हुए हैं तो तुम कार लेकर जाओ, मैं और पृथ्वी दूसरी गाड़ी में बैठ जाएंगे। इधिका ने उसकी बात पर सिर हिलाया। उसे आकाश परेशान लग रहा था इसलिए इधिका ने उसकी परेशानी दूर करने के लिए कहा, चिंता मत करो, मैं गुस्सा नहीं हूँ और समझ सकती हूँ कि तुम्हारा टाइम कितना कीमती है। अपनी मीटिंग आराम से अटेंड करके आना। इधिका काफी मैच्योर थी और आकाश की मजबूरी समझ सकती थी। ये देखकर आकाश को भी अच्छा लगा। आकाश और पृथ्वी गाड़ी से उतरे और उनके पीछे आ रही बॉडीगार्ड की गाड़ी में जाकर बैठ गए थे जबकि इधिका उसकी कार लेकर सिंघानिया विला आई थी। सिंघानिया विला पहुंचने के बाद राधिका ने फिर से इधिका से पूछा, तुमने बताया नहीं, तुम्हारा पति कहाँ है? इधिका उन्हें आकाश के बारे में बताने वाली थी तभी उसकी नजर नक्श और आयशा पर पड़ी। अगर वो वहां पर आकाश का नाम लेती तो वो दोनों यही कहते कि इधिका आकाश की पत्नी बनने के ख्वाब देख रही है। वो अभी थोड़ा बिजी है तो उसे आने में टाइम लगेगा, इधिका ने जवाब दिया। आदर्श ने उसे देखकर सार्कास्टिकली कहा, कम से कम बहाना तो अच्छा बना लेती। तुम्हारा पति कौन सा बिजनेस मीटिंग्स अटेंड करता है जो वो बिजी होगा? आदर्श की बात के जवाब में आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, कम ऑन डैड, कुछ लोगों को 2 वक्त के खाने के लिए भी ओवरटाइम करके एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। हो सकता है वो ओवरटाइम करके कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा रहा होगा। राधिका को इस तरह आयशा और आदर्श का ताने मारना पसंद नहीं आया। वो बात को संभालते हुए इधिका से प्यार से बोली, कोई बात नहीं, थोड़ा रुक कर आ जाएगा। उसके बाद इधिका ने ड्राइवर को इशारा किया। ड्राइवर ने कार में से लगभग 7-8 गिफ्ट्स निकाले। हालांकि वो नक्श के लाए गिफ्ट जितने महंगे तो नहीं थे पर हाँ वो भी अच्छी क्वालिटी के थे। उसके बाद ड्राइवर ने कहा, मैडम मैं आपका बाहर इंतजार करूंगा। इधिका ने सिर हिलाया। उसके बाद जब सब अंदर जाने लगे तो नक्श इधिका के बगल में चलते हुए धीरे से बोला, मानना पड़ेगा इधिका, तुम काफी अच्छे से मेरे चाचू को बेवकूफ बना रही हो। उनकी गाड़ी ले आई, उनके दिए हुए गिफ्ट से शो ऑफ कर रही है। उन्हें पता तो है ना कि तुम यहाँ अपने पति के साथ सिंघानिया मेंशन में डिनर के लिए आई हो। सच का पता चलने पर बेचारे मेरे चाचा का दिल ना टूट जाए। तुम्हारे चाचू का तो पता नहीं लेकिन इस वक्त तुम्हारे दिल का क्या हाल है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, नक्श राजवंश। इधिका ने पूरी सख्ती से जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर नक्श का मुंह उतर गया था। अंदर आने के बाद राधिका ने कहा, हम तुम्हारे हस्बैंड के आने का वेट कर लेते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, हम डिनर कर लेते हैं, वैसे भी काफी देर हो गई है। इधिका ने जवाब दिया। इधिका का बिजनेस आकाश जितना बड़ा तो नहीं था पर हाँ एक बार काम आने पर घंटों फुर्सत नहीं मिलती थी। हालांकि आकाश ने प्रॉमिस किया था कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा लेकिन इधिका को यही लगा था कि आकाश को आने में टाइम लगेगा। बस वो वहां मिसेस सिंघानिया को देखने के लिए आई थी। नक्श और आयशा के वहां होते हुए इधिका डिनर करके सीधे निकल जाना चाहती थी। इधिका के कहने पर सभी डाइनिंग एरिया में आ गए थे। जैसे ही उन सबको डिशेज सर्व की गई, आयशा ने इधिका की तरफ देखकर सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, तुम्हारे हस्बैंड ने एक अच्छा खाना मिस कर दिया। मुझे नहीं लगता कि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना अच्छा खाना देखा भी होगा। मॉम ने काफी अरेंजमेंट की है, चाइनीज, इटालियन, इंडियन, काफी सारे क्विजन बनवा ली। मॉम आप ऐसा कीजिए कि उसके लिए खाना अलग से रख दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि सब खत्म हो जाए और बेचारे को आज रात भूखा ही सोना पड़े। इधिका ने उसकी तरफ देखकर जवाब में कहा, डोंट वरी, वो एक वक्त के खाने का खर्चा उठा सकता है। हालांकि वो काफी हेल्थ कॉन्शियस है तो उसे ये सब पसंद भी नहीं आता। बट आई मस्ट से कि उसने ये सब टेस्ट जरूर किया होगा। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, अब तुम मुझे गलत समझ रही हो। राधिका के डर से आयशा ने तुरंत सफाई देते हुए कहा। उसके सफाई देने के बावजूद राधिका उसे डांटते हुए बोली, आयशा बस भी करो, इधिका डॉक्टर मर्चेंट है, भले ही उसका पति कम कमाता हो पर उसके पास पैसों की कमी नहीं है। आपको कैसे पता कि इसके पास पैसों की कमी नहीं है? अगर ऐसा होता तो ये पिछली बार स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपसे पैसे मांगने के लिए नहीं आती।
आयशा ने जानबूझकर स्टॉक्स के बारे में चर्चा की ताकि उसे पता चल सके कि इदिका ने उन पैसों का आखिर किया क्या। आदर्श ने तुरंत इदिका की तरफ देखकर सख्ती से कहा, तुम पागल हो, तुम्हें इस चीज की कोई समझ नहीं है। मार्केट इस वक्त बहुत डाउन चल रहा है, ऐसे में कोई बेवकूफ ही इन्वेस्ट करेगा। जरूर इसने वो पैसे गवा दिए होंगे, तभी अब तक इसके पास ना तो गाड़ी है और ना ही घर। भले ही ये डॉक्टर मर्चेंट हो, लेकिन पैसे इसके पास अभी भी नहीं है। आयशा ने सिर हिलाकर कहा। इदिका की वजह से आयशा को आशीष को देने के लिए पैसे नहीं मिले थे, जिसकी वजह से माहिर को आशीष को मारना पड़ा। उसी का बदला लेने के लिए आयशा उसे फंसा रही थी। आदर्श राधिका से बोले, ये अच्छी बात है कि तुम बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे पैसे इदिका वेस्ट कर रही हैं। तुम बच्चों को बिगाड़ रही हो। लेकिन इदिका ने कहा था कि उसे स्टॉक्स को लेकर कोई टिप मिली है और वो बहुत स्ट्रांग है। राधिका ने सफाई देते हुए कहा। आदर्श के बाद नक्श बोला, ये टिप वगैरह कुछ काम नहीं करती है। तुम्हारी खुद की तो कोई हैसियत नहीं है, लेकिन तुम्हारी वजह से सिंघानिया फैमिली का भी नुकसान हो रहा है। कम से कम सोच समझकर फैसला लिया करो। इदिका स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए अपने पैसे चाहिए होते हैं, न कि उधार के पैसे। इदिका ने गहरी सांस ली और अपना मोबाइल उनके सामने करते हुए कहा, और तुम्हें किसने कहा कि मुझे नुकसान हुआ है। हालांकि इदिका ने कभी शेयर से पैसे कमाने का नहीं सोचा था, लेकिन अब जब उसने राधिका से पैसे ले ही लिए थे तो उसने उन्हें स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया था। उसकी डॉक्टर मर्चेंट और अनामिका के रूप में दो पहचान थी और कई लोगों का उसने फायदा करवाया था। उन्हीं लोगों की मदद से इदिका ने शेयर्स खरीदे थे और अब वो लगभग दोगुनी कीमत के आसपास थे। इतना ज्यादा फायदा देखकर उन सबके मुंह खुले रह गए थे। राधिका को ज्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि अब कोई इदिका पर सवाल नहीं उठा रहा था। फिर भी उन्होंने इदिका को समझाते हुए कहा, तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन शेयर्स कभी परमानेंट नहीं होते हैं। उनके प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो तुम उन्हें बेच दो। ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, मैं कल ही बेच दूंगी। पैसे 1-2 दिन में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इदिका ने बिना किसी बहस के कहा, क्योंकि वैसे भी वो पैसे राधिका के थे। नहीं, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि वो मैंने तुम्हें शादी का गिफ्ट दिया है, तो ऐसा करना कि उससे एक अच्छा घर खरीदना जिसमें तुम और तुम्हारा पति साथ में रह सके। राधिका ने जवाब दिया। उनकी बातों का मतलब साफ था, वो चाहती थी कि इदिका अब अपने पति के साथ रहे। ठीक है, इदिका बोली। आयशा ने महसूस किया कि उसके सारे दांव कमजोर साबित हो रहे हैं। ना तो वो इदिका के पति को नीचा दिखा पाई और ना ही स्टॉक्स के जरिए इदिका को। आयशा ने अपनी अगली चाल चलते हुए इदिका से कहा, इदिका, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तुम अपने पति के साथ सेटल हो जाओ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता जब तुम राजवंश फैमिली में आकर्ष चाचू के साथ रहती हो। पहले तुम्हारी माँ यहाँ डेरा जमा कर बैठी थी और अब तुम मेरे ससुराल जाकर बैठ गई। नक्श ने आयशा का साथ देते हुए कहा, आयशा भी ठीक कह रही है। इसकी वजह से वहाँ के लोग मुझे भी गलत समझते हैं। देखिए, बुरा मत मानिए मिस्टर सिंघानिया, आप अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी बेटी को मान सम्मान दे सकते हैं, लेकिन मेरी फैमिली ऐसा नहीं करेगी। बोलते हुए उसने इदिका की तरफ देखकर कहा, तुम जानती हो ना तुम्हारी क्या हैसियत है। तुम जैसे लोगों को बाहर तक नहीं निकलना चाहिए, लेकिन तुम हर जगह अपनी टांग अड़ाती रहती हो। पैसे मिल गए हैं ना, इन्हें लेकर कहीं दूर चली जाओ। नक्श और आयशा की बातें सुनकर राधिका हैरान रह गई। वो गुस्से में बोली, आयशा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम किसी के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आओगी। अभी के अभी जो कहा है उसके लिए सॉरी मांगो। मैं सॉरी नहीं कहूंगी, और यही प्रॉब्लम है आपकी, जो आप खुद की बेटी के बजाय एक नाजायज बेटी को सपोर्ट करती हैं। आयशा ने चिल्लाकर कहा। उसने अपनी आंखों में आंसू भर लिए ताकि उसका ये ड्रामा सच लगे। राधिका आगे कुछ कहती, उससे पहले इदिका ने खड़े होकर कहा, मेरा पेट भर गया है, मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। राधिका इदिका को रोकना चाहती थी, लेकिन तभी इदिका ने कहा, मैं बस यहाँ आपको देखने के लिए आई थी। आप ठीक है, मेरे लिए यही काफी है। राधिका भी समझ गई थी कि इदिका अगर वहाँ और रुकती तो उसी की इंसल्ट होनी थी। उसने मामले को समझते हुए कहा, ठीक है, फिर मुझे बाहर तक तुम्हारे साथ आने दो। बाहर आने के बाद राधिका ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए फिर आओगी? नहीं, इदिका ने सीधे सीधे जवाब दिया। इदिका के ना कहने पर राधिका का चेहरा उतर गया था। इदिका ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन हम बाहर कहीं मिल सकते हैं, और इस बार मैं अपने पति को लेकर जरूर आऊंगी। आप उनसे मिलना चाहती हैं ना? तो आप दोनों की मीटिंग जल्द ही फिक्स करती हूँ। राधिका ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी और उसे गले लगा लिया। कुछ पल गले लगाने के बाद इदिका उनसे अलग हुई और फिर चली गई। इदिका के जाते ही राधिका के चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। श्रुति उनके पीछे ही खड़ी थी। इस पर राधिका ने उन्हें अपने पास आने का इशारा किया और उसके हाथ में 2-4 बाल पकड़ाते हुए कहा, आदर्श और इदिका का डीएनए टेस्ट करवाऊं, और ये काफी कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। गले लगाते वक्त राधिका ने इदिका के बाल निकाल लिए थे। राधिका इदिका की बातों को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहती थी। जब उसने कहा था कि वो आदर्श की बेटी नहीं है, उसके अचानक टेस्ट करवाने की बात सुनकर श्रुति चौंक गई। उसने जल्दी से पूछा, लेकिन इसकी क्या जरूरत है और तुम टेस्ट क्यों करवाना चाहती हो? राधिका ने गहरी सांस ली और नीचे देखने लगी। उनके हाव भाव से साफ था कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती है। श्रुति उसकी बातों का मतलब समझ गई थी। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा और मैं जल्द यहाँ से दूर कोई लैब ढूंढकर इसे टेस्ट के लिए भेज दूंगी। राधिका ने उसे धीरे से थैंक्स कहा और अंदर आ गई। अंदर का माहौल काफी अच्छा था क्योंकि इदिका जो वहां से चली गई थी, आयशा ने जो भी किया था उसके बाद राधिका ने उससे ज्यादा बात नहीं की। उसके दिमाग में इदिका चल रही थी।
हमेशा से उसे लगता था कि कुछ तो मिसिंग है और अब वक्त आ गया था जब उसके बारे में पता लगाया जाए। इदिका ने ठीक से डिनर नहीं किया था तो राधिका ने भी ज्यादा कुछ नहीं खाया। उन लोगों के डिनर हो जाने के बाद थोड़ी देर बातचीत हुई और फिर नक्श और आयशा वहां से चले गए। उन्हें छोड़ने के लिए आदर्श और राधिका बाहर आए, तभी एक हाउस हेल्पर जल्दी से दौड़ते हुए उनके पास आई। उसने सिर झुकाकर कहा, मिस इदिका के हस्बैंड आए हैं। अचानक आयशा के चेहरे पर चमक आ गई। भले ही इदिका वहां से चली गई हो, लेकिन आयशा के पास पूरा मौका था इदिका की अब्सेंस में उसके पति को नीचा दिखाने का। आयशा की नजर हाउस हेल्पर के चेहरे की तरफ गई तो वह घबराई हुई लग रही थी। आयशा ने उसकी तरफ देखकर भौहें उठाकर पूछा, क्या हुआ, तुम इस तरह घबराई हुई क्यों लग रही हो? आप चलकर खुद ही देख लीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा, हाउस हेल्पर ने जवाब दिया। अब तो आयशा के मन में इदिका के पति को देखने की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई थी। आखिर कौन था वह शख्स जिसे देखकर हाउस हेल्पर थोड़ा डर गई थी? आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए अगला चैप्टर।